नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इंटरनेशनल टैक्स के अब जो थियरी चैप्टर हैं अपन उनका रिवीजन करेंगे। 3-4 चैप्टर हैं, लगभग 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थियरी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, पर आपको कंटेंट याद होना चाहिए। तो इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये 3-4 चैप्टर एक साथ अपन रिवाइज करेंगे। कम टाइम में मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा ताकि ये आपके 6 मार्क्स पक्के हो सके, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसा तो है नहीं कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कंटेंट लिख दिया पूरे के पूरे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर लोगे। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब ये बीईपीएस क्या होता है? जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो हाई टैक्स कंट्री है वहाँ से प्रॉफिट उठा के लो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर देती है। कैसे करती है? अपने ट्रांसफर प्राइसिंग में देखा था, वो अपनी एसोसिएट के बीच में ट्रांजेक्शन करती है और ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करके हाई टैक्स कंट्री से प्रॉफिट उठा के लो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं। हाई टैक्स कंट्री में इनकम कम कर देती हैं और लो टैक्स कंट्री जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है वहाँ इनकम बढ़ा देती हैं। तो जो एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन करना वो तो एक तरीका था, इसके अलावा और तरीके ढूंढ लिया इन्होंने, काफ़ी सारे तरीके ढूंढ लिए। इससे क्या होता था, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को टैक्स का नुकसान होने लग गया। तो कंट्रीज़ का था एक ओईसीडी ग्रुप। ओईसीडी ग्रुप जैसे G20 ग्रुप है ना, कंट्रीज़ काफ़ी सारी कंट्रीज़ का बना हुआ है जिसमें इंडिया भी मेंबर है G20 में। ऐसे ही एक आपने सुना हो ब्रिक्स बना हुआ है, उसमें भी इंडिया मेंबर है। ऐसे ही ओईसीडी ग्रुप बना हुआ है, लगभग 38 कंट्रीज़ है इसमें। इसमें इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। तो ओईसीडी जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, यूएस है, जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सभी ने दुखी होके तरीके देखे कि ये बीपीएस करती है ना कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कैसे कैसे करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब जिनका एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस होता है। तो ये एमएनसी ये बीईपीएस बेस इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट कैसे कैसे करती है। इन्होंने वो तरीके निकाले, तरीके देखे कि कौन कौन से तरीके से करती है। उनको रोकने के लिए ओईसीडी ने क्या बनाए, एक्शन प्लान बनाए। एक्शन प्लान बनाए और ये एक्शन प्लान बनाए और बोले कि ये एक्शन प्लान रिकमेंडेटरी है, मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री चाहे तो इन एक्शन प्लान को अपने टैक्स लॉ में, अपनी टैक्स ट्रीटीज में क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी करने पड़ेंगे, कोई भी करना चाहे तो इनको कॉपी पेस्ट करके अपने टैक्स लॉ में डाल सकती है। ये ओईसीडी ने बोला। टोटल कितने एक्शन प्लान बनाए? टोटल 15 एक्शन प्लान बनाए, वो ही अपन इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। तो बीईपीएस क्या होता है? बीईपीएस मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी इसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें एमएनसी क्या करती है, टैक्स रूल्स में, टैक्स लॉ में गैप ढूंढती है। टैक्स लॉ में जो लूप होल्स है, लूप होल्स ढूंढती है और लूप होल्स का फायदा उठा के क्या कर देती हैं, या तो प्रॉफिट को खत्म कर देती हैं या प्रॉफिट को ऐसी जगह शिफ्ट कर देती हैं जहाँ टैक्स लगता ही नहीं, यहाँ टैक्स लगता ही नहीं। अब बीपीएस होने से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? इससे देखो, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आता है, गवर्नमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, पैसा कम आता है। दूसरा, कंट्री में इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वो रुक जाती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स को बेचारों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, उन पर गवर्नमेंट क्या लगाती है फिर, क्योंकि एमएनसी तो टैक्स आ नहीं रहा, तो फिर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा टैक्स भुगतना पड़ता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एंटिटीज होती हैं, जैसे मान लो एक कंपनी डोमेस्टिक एंटिटी है श्याम लिमिटेड, जो इंडिया में बिजनेस करती है, वो कभी भी एमएनसी से कम्पीट नहीं कर पाती। एमएनसी के सामने कभी भी वो कम्पीट नहीं हो पाएंगी, ना ही वो खड़ी हो पाएंगी। ये बीईपीएस के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके बाद जो ओईसीडी ग्रुप था, इनको इंटरनेशनल कोलाबोरेशन क्यों करना पड़ा, ये एक्शन प्लान बनाने क्यों पड़े, ये करने की नीड क्यों पड़ी? तो क्यों पड़ी बताओ। सबसे पहले मेन था इसमें वही बात है कि क्या हो रहा था, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है इनकी इनकम या तो टैक्स ही नहीं हो पाती थी या काफ़ी कम रेट से हो पाती थी। और काफ़ी बार तो ऐसा होता था कि इनकी इनकम में टैक्स लगता ही नहीं था या डबल नॉन टैक्सेशन हो जाता था। डबल टैक्सेशन तो दूर की बात, डबल नॉन टैक्सेशन हो जाता था। ना तो यूएस में टैक्सेबल हुई इनकम, ना इंडिया में टैक्सेबल हुई, ऐसा हो जाता था इन बड़ी बड़ी कंपनीज का। ना तो इंडिया में टैक्सेबल हो पाती थी इनकम, ना यूएस में टैक्सेबल हो पाती थी। इस कारण इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ी। अब ओईसीडी ने मिलकर क्या बनाए, ओईसीडी कंट्रीज के जो ग्रुप है, ग्रुप ने मिलकर क्या बनाए, टोटल 15 एक्शन प्लान बनाए। 15 एक्शन प्लान बनाए और इन 15 एक्शन प्लान में से कोई भी कंट्री, चाहे इसकी मेंबर हो चाहे ना हो, कोई भी कंट्री चाहे तो इनको कॉपी पेस्ट करके अपने लॉ में डाल सकती है। कोई कंपलसरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकती है। अब एक्शन प्लान में 3 फंडामेंटल पिलर बता रखे हैं। एक तो ये एक्शन प्लान क्या करते हैं, डोमेस्टिक टैक्स लॉ में जो भी कमियां हैं, जो भी लूपहोल्स हैं, उनको ढूंढते हैं। दूसरा, ये पर्पस पे देखते हैं, ट्रांजेक्शन के पर्पस को देखते हैं, सब्सटेंस को देखते हैं, पर्पस को देखते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं। तीसरा, ये डोमेस्टिक लॉ में क्या लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डालते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे डालते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह, जब अपन एक्शन प्लान देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एक्शन प्लान। जो जो काम की चीज़ें होंगी मैं आपको स्टार भी लगाता जाऊँगा, जो आपको जरूर अच्छे से पढ़नी है। बाकी चाहे तो एक बार आप रीड लगा के भी, बस इतना सुन के भी काम चला सकते हो। सबसे पहले अपन एक्शन प्लान 1 देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है, एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ये एक्शन प्लान क्या बोलता है, आज के ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई।
सेल भी ऑनलाइन होने लग गई, सर्विस भी ऑनलाइन होने लग गई, सारी चीज़ ऑनलाइन होती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होता है। तो क्या होता है इस केस में, अब जैसे मान लो एक कंपनी है फेसबुक, उसका यूएस में है, सब कुछ यूएस में, ऑफिस वगैरह सब कुछ क्या है यूएस में, यूएस की कंपनी है, मेटा कंपनी है, मेटा का ही पार्ट है फेसबुक। अब फेसबुक क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती है। फेसबुक इंडिया में भी ऑपरेट करती है ऑनलाइन, बस यूएस में बैठे बैठे। इंडिया में इसका ना कोई ऑफिस है ना कुछ है। हाँ, छोटा मोटा ऑफिस खोल रखा है जो प्रोप्राइटरी नेचर का होता है, जिसको पीई नहीं मानते। बिना पीई खोले फेसबुक इंडिया में पैसा कमाती है। कैसे? इंडिया में काफ़ी सारे लोग फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपने बिजनेस वगैरह का। तो फेसबुक की इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था, बिजनेस इनकम सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होती है अगर सोर्स कंट्री में क्या हो, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो। तो फेसबुक की इनकम बाकी कंट्रीज में टैक्सेबल ही नहीं हो पाती। तो डिजिटल इकोनॉमी में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ गए। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, ऑनलाइन चीज़ें होती नहीं थी, सब लोग क्या करते थे, या तो एक्सपोर्ट वगैरह करते थे या दूसरी कंट्री में जाके ऑफिस वगैरह खोल के बिजनेस करते थे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन काम होने लग गया, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल करते हैं। तो ओईसीडी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। ओईसीडी ने बोला सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी पीई की डेफिनेशन को चेंज करो, पीई का जो रूल है उसको चेंज करो, और अगर किसी एंटरप्राइज का आपकी कंट्री में सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस है उसको पी बना दो। क्या है सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस है? मतलब वो ऑनलाइन सर्विस दे रहा है आपकी कंट्री में, ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है, एक मात्रा से ज़्यादा कर रहा है, मतलब उसके यूजर्स मान लो 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा, कुछ भी लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग देख लो और उसको पी मान लो। ऑनलाइन कर रहा है, इंडिया में कोई ऑफिस वगैरह नहीं है उसका, ना ऑफिस है ना ब्रांच है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको पी मान लो। या मान लो वो आपकी कंट्री में ऑनलाइन एक मात्रा से ज़्यादा, मतलब एक लिमिट 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी डालनी है वो डाल लो, उससे ज़्यादा कर रहा है तो उसे क्या मान लो, पी बना दो। दूसरा रिकमेंडेशन दिया, दूसरा रिकमेंडेशन के लिए आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट कभी भी पी नहीं होती, लेकिन जो सर्वर होता है, अगर किसी एंटरप्राइज का सर्वर जिस कंट्री में है उसे पी मानते हैं। तो काफ़ी सारी एंटरप्राइज क्या करती हैं, वेबसाइट से सेल करती हैं, ऑनलाइन सेल करती हैं वेबसाइट से। अब जैसे मान लो एक एंटरप्राइज है सैम लिमिटेड, उस सैम लिमिटेड का सर्वर तो यूएस में है और वेबसाइट उसकी चलती है पूरे वर्ल्ड में, तो वेबसाइट को पी नहीं मानते, सर्वर को मानते पी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सैम लिमिटेड को इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो सैम लिमिटेड क्या करती है, किसी और के सर्वर पे अपनी वेबसाइट मेंटेन कर लेती है, किसी और के सर्वर पे अपनी वेबसाइट मेंटेन कर लेती है, तो उसका पी नहीं बन पाता। तो ओईसीडी ने बोला कोई ऐसा करता है, किसी और के सर्वर पे अपनी वेबसाइट मेंटेन करता है, उसको भी पी बना दो। और तीसरा बोला आप ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं इस पर आप एक विदहोल्डिंग टैक्स लगा दो, मतलब इक्वलाइजेशन लेवी लगा दो। ये ओईसीडी ने रिकमेंडेशन दिए और इंडिया ने इसमें सब क्या किया वो अपन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सीधा आएगा, व्हाट आर दी ओईसीडी रिकमेंडेशन अंडर एक्शन प्लान 1। बस आपको कुछ समझा के कुछ नहीं लिखना, कीवर्ड्स लिखने हैं बस, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स आपके इसमें कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने ये याद रख लिए तो। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया ने एक्शन प्लान 1 में क्या क्या अडॉप्ट किया, वो प्रोविजन बताओ। तो अब देखो इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट किया जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो इक्वलाइजेशन लेवी, इंडिया ने जो इक्वलाइजेशन लेवी का बोला ना ओईसीडी ने, इसको अडॉप्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट करके फाइनेंस एक्ट में डाल दिया, इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी। दूसरा, अब याद करो अपन एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 911, जैसे मैंने आपको बिजनेस कनेक्शन के बारे में बताया था, मैंने बोला था बिजनेस कनेक्शन पी लगभग बराबर होते हैं, बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा वास्ट होता है बस। उस बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में इंडिया ने क्या डाल दिया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस डाल दिया। याद करो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर किसी पर्सन का है उसे अपन क्या मान लेंगे, बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। उसमें अपन ने देखा था ना, सप्लाई ऑफ यूजर डाटा, और एक ट्रांजेक्शन की अमाउंट एक लिमिट थी वहाँ पे, उससे ज़्यादा हो जाती है तो चाहे वो कैसे भी हुई हो, चाहे डायरेक्ट सेल करी हो चाहे इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू करी हो, वो बन जाएगा पी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया ने क्या अप्लाई किया, तो खाली 2 लाइन नहीं लिखनी है आपको, इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन लिखने, कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, जो आपको काम के लगे ना कि इस रेट से लगेगी, इन चीज़ों पे नहीं लगेगी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के प्रोविजन लिखने, 2 लाइन के हैं, 2-3 लाइन के, वो लिखने पड़ेंगे आपको। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये अपन ने रेस्पेक्टिव चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये था एक्शन प्लान 1, काम का एक्शन प्लान था जो अपन ने कर लिया। एक्शन प्लान 2, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। एक्शन प्लान 2 बकवास एक्शन प्लान है, कुछ काम का नहीं है, फिर भी देख लो क्या होता है। हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कभी कभी टैक्स लो या टैक्स ट्रीटी में जो भी लूप होल है उसका फायदा उठाते हैं, फायदा उठा के क्या कर लेते हैं, डबल नॉन टैक्सेशन कर लेते हैं। इनकम वहाँ भी टैक्सेबल नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती, मतलब ना यूएस में टैक्सेबल होती ना इंडिया में, ऐसा कर लेते हैं। कैसे करते हैं, या तो किसी खर्चे का डिडक्शन 2 लोगों ने ले लिया, किसी खर्चे का डिडक्शन, एक ही खर्चे का डिडक्शन 2 लोगों ने ले लिया, एक ही खर्चे का डिडक्शन 2 लोगों ने ले लिया। या क्या हुआ, एक ने तो खर्चे का डिडक्शन ले लिया लेकिन सामने वाले जिसको उसने पेमेंट किया था सामने वाले ने उसको इनकम ही नहीं बनाया। या तो एक ही खर्चे का डिडक्शन 2 लोगों ने ले लिया, या एक ने तो खर्चे का डिडक्शन ले लिया लेकिन सामने वाले ने उसको इनकम ही नहीं बनाया, सामने वालों ने इनकम ही नहीं बनाया। यही होता है हाइब्रिड मिसमैच। या एक केस और होता है हाइब्रिड मिसमैच में, मान लो रॉयल्टी की इनकम यूएस में पहले से एग्जेम्प्ट है,
इंडिया यूएस का DTW बना। अब इंडिया के पर्सन को रॉयल्टी की इनकम हो रही थी, यूएस में एग्जम्प्ट है, गलती से DTW में ऐसा कुछ लूप होल था कि वो इंडिया में भी एग्जम्प्ट हो गई, एग्जम्पशन थी, मतलब वहां एग्जम्प्ट थी पहले से, इंडिया में और एग्जम्प्ट हो गई, डबल एग्जम्पशन। तो ये होते हैं हाइब्रिड मिसमैच। एक ही खर्चे का डिडक्शन दो लोग ले लेते हैं, डबल डिडक्शन ले लेते हैं, एक ने डिडक्शन ले ली, दूसरे ने इनकम नहीं बनाई। ये सब क्या होता है हाइब्रिड मिसमैच। एक होता है ब्रांच मिसमैच। ब्रांच मिसमैच क्या होता है, अपने देखा था, अगर मान लो किसी फॉरेन कंपनी के इंडिया में ब्रांच है तो उसको 44C में हेड ऑफिस के खर्चों का डिडक्शन मिलता है। हेड ऑफिस मतलब उस फॉरेन कंपनी ने जो ब्रांच के खर्चे इंडिया के बाहर करें उसका डिडक्शन मिलता है, एक लिमिट तक मिलता है, मिलता तो है 44C में। अब ब्रांच को डिडक्शन यहाँ मिल गया इंडिया में, और जो खर्चे हेड ऑफिस ने करे उसका डिडक्शन हेड ऑफिस ने और ले लिया। कहाँ ले लिया, मान लो हेड ऑफिस यूएस में था तो यूएस में और डिडक्शन ले लिया। ये होता है ब्रांच मिसमैच, दोनों जगह डिडक्शन ले लिया। ये होते हैं हाइब्रिड या ब्रांच मिसमैच। ये ब्रांच मिसमैच किसका पार्ट है, हाइब्रिड मिसमैच का ही पार्ट है। तो ओईसीडी ने क्या बोला, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो जहां भी लूप होल है उसको ढूंढ के आप अपने टैक्स लॉ को अमेंड करो, और टैक्स ट्रीटी में मतलब DTW में जो लूप होल है उसको अमेंड कर दो, उसको ठीक कर दो। ये था एक्शन प्लान 2, काम खत्म। इसका भी छोटा सा एक्शन प्लान था। एक्शन प्लान 3 ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। एक्शन प्लान 3 क्या बोलता है, स्ट्रेंथन CFC रूल्स। अब ये CFC क्या होती है, CFC देखो क्या होती है, जैसे मान लो इंडिया की एक एंटरप्राइज है टाटा लिमिटेड, एक कंपनी है इंडिया की। अब उस टाटा लिमिटेड को काफ़ी सारी इनकम होती है बाहर से, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, रॉयल्टी की इनकम भी है, इंटरेस्ट की इनकम भी है, डिविडेंड की इनकम भी है। अब टाटा सोच रही है कि इंडिया में टाटा लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, उसकी तो इंडिया में तो सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक देश में जहाँ टैक्स काफ़ी कम रेट से लगता है, मान लो दुबई में टाटा ने एक CFC खोल ली, ABC नाम से, ABC लिमिटेड नाम से, होली ओन सब्सिडरी कंपनी खोल ली, और अपनी जितनी भी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मतलब ये इंटरेस्ट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सारी की सारी इसको ट्रांसफर कर दी, सारी की सारी ABC को ट्रांसफर कर दी, विद एसेट सारी इसको ट्रांसफर कर दी। इस ABC का बाप कौन है, बाप तो टाटा ही है, लेकिन सारी पैसिव इनकम इसको ट्रांसफर कर दी। अब ये कहाँ है, दुबई में, वहाँ टैक्स लगता ही नहीं इसकी इनकम पे। मजे हो गए। अब आप बोलोगे टाटा को पैसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा चाहिए तो टाटा इससे लोन ले लेगी और फायदा टाटा को, बदले में देगी इंटरेस्ट का रिडक्शन वो ले लेगी। आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो मिलेगा, 94B की लिमिट लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस पे मिलेगा और 94B की लिमिट के अकॉर्डिंग तो मिलेगा, और फायदा हो जाएगा, इंडिया में डिडक्शन मिलता जाएगा। तो ये लोग करते थे CFC बना के। तो पेरेंट एंटिटी क्या करती थी, मतलब जो पेरेंट एंटिटी है जैसे टाटा लिमिटेड, वो क्या करती थी, अपनी पैसिव इनकम ट्रांसफर कर देती थी CFC को, और वो CFC के हैंड्स में टैक्सेबल। और CFC को कहाँ बनाती थी, ऐसी जगह जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, तो जब बिल्कुल ही कम रेट से लगता है। तो OECD ने बोला आप कोई ऐसे रूल बनाओ पहले तो जो CFC की इनकम को क्या करें, पेरेंट एंटिटी के हैंड में टैक्सेबल कर दें, ऐसा कर दो, और उन रूल को स्ट्रेंथन करो, उनको मजबूत करो। तो इंडिया ने मतलब क्या किया, पोएम के कंसेप्ट लाया है इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखा था अपने, पढ़ा था इसमें, अपन ABOI टेस्ट करते हैं फॉरेन कंपनी का कि उसका पोएम इंडिया में नहीं है। ABOI टेस्ट पे देखते हैं पैसे इनकम 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो गई तो टेस्ट फेल। फिर तो अपन देखेंगे डिसीजन कौन ले रहा है, सीधा देखेंगे, और डिसीजन बताओ कौन लेता है, इन फालतू कंपनियों का, इन फर्जी कंपनियों का डिसीजन कौन लेता है, पेरेंट कंपनी। पेरेंट तो इंडिया में है, तो टैक्सेबल हो गई इनकम। तो ये इंडिया ने क्या लेके आए, एक्शन प्लान 3 के लिए इंडिया क्या लेके आया, पोएम कंसेप्ट। ये था एक्शन प्लान 3, ज़्यादा काम का नहीं था लेकिन था जो था। अब एक्शन प्लान 4 ये काम का है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। एक्शन प्लान 4 बोलता है इंटरेस्ट डिडक्शन का। ये बोलता है कि एंटरप्राइज क्या करती थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती थी, जैसे मान लो मल्टीनेशनल कंपनी की एक एंटरप्राइज है नेस्ले इंडिया इंडिया में है, वो हाई लोन उठाती थी। हाई लोन कहाँ से, अपने ग्रुप की दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज से, और दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज कहाँ होती थी, जहाँ टैक्स लगता ही नहीं, दुबई वगैरह में जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, काफ़ी कम रेट से लगता है, उससे वो हाई लोन उठाती थी। हाई लोन उठा के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट का रिडक्शन ले लेती थी, क्योंकि रिडक्शन तो मिल ही जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो मिलेगा, आप लोग ट्रांसफर प्राइस में लग जाएगा, हाँ, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस पे मिलेगा। तो ऐसा करती थी। हाई टैक्स कंट्री में जो एंटरप्राइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोन उठाती थी अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, और उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करती थी, और इंटरेस्ट पे का भारी डिडक्शन ले लेती थी। तो OECD ने बोला ये लोग इसका मजे ले रहे हैं, आप क्या करो, इस इंटरेस्ट के रिडक्शन पे एक लिमिट लगा दो, EBITDA के बेस पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बेस पे एक लिमिट लगा दो, या तो फिक्स लिमिट लगा दो, या देख लो कि अगर इस एंटरप्राइज से उठाए, इस कंट्री से उठाए तो लगाएंगे लिमिट, ऐसा देख लो, या सबके लिए US से उठाती है तो अलग लिमिट लगा दो, UK से उठाती है तो अलग लिमिट लगा दो, ऐसा बोला। ये बोला OECD ने, इंडिया ने इसको भी कॉपी किया, और इंडिया ने बना दिया सेक्शन 94B। अगर इंडियन कंपनी कोई अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेती है और बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, डिडक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट लगा दी 30%। इंडिया ने फिक्स लिमिट लगा दी, फिक्स रेशियो फॉलो करके फिक्स लिमिट लगा दी, एड्रेसिंग थिन कैपिटलाइजेशन। ये था एक्शन प्लान 4।
इसका क्वेश्चन आ सकता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक्शन प्लान 4 में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, या एक्शन प्लान 4 के अकॉर्डिंग इंडिया क्या लेके आया। तो आपको सेक्शन 94B की थियरी कॉपी पेस्ट करनी है, बस थियरी क्वेश्चन आएगा इसमें, सीधा सीधा थियरी क्वेश्चन आएगा। ये था एक्शन प्लान 4, ये अपन 94B ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं वापस आपको नहीं बता रहा, इसके लिए आप ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन देख लेना। एक्शन प्लान 5 ये भी ज़्यादा काम का नहीं, क्या है, काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस। काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस, देखो लोग क्या करते थे, खर्चा तो ऐसी कंट्री में करते थे, जैसे जो पेटेंट वगैरह होता है ना, पेटेंट वगैरह या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, इनको डेवलप करने में भयंकर खर्चा होता है, किसके ऊपर, R&D के ऊपर। तो लोग क्या करते थे कि पेटेंट वगैरह पे क्या होता है, एक चीज़ और होती है, पेटेंट वगैरह पे काफ़ी सारी कंट्रीज ने टैक्स रेट कम कर रखी है। जैसे आपको पता हो तो इंडिया ने भी टैक्स रेट पेटेंट पे क्या कर रखी है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट पे 10% कर रखी है, एक सेक्शन है 115 BBF में। तो बाकी कंट्रीज में भी ऐसा कर रखा है, काफ़ी सारी कंट्रीज में। तो लोग क्या करते थे, पेटेंट वगैरह पे जो R&D का खर्चा है वो तो ऐसी कंट्री में करते थे जहाँ टैक्स की रेट ज़्यादा है, जहाँ कम नहीं है, जहाँ टैक्स की रेट ज़्यादा है। जैसे मान लो श्रीलंका में पेटेंट पे टैक्स की रेट ज़्यादा है, तो खर्चा कर लिया R&D का श्रीलंका वगैरह में, और खर्चे का डिडक्शन मस्त मस्त ले लिया वहाँ पे। और उस पेटेंट को रजिस्टर्ड कहाँ करवाते थे, रजिस्टर्ड करवाते थे ऐसी कंट्री में जहाँ टैक्स की रेट उस पर कम है। जैसे इंडिया में 10% रेट है, तो रजिस्टर्ड इंडिया में करवा लिया, रजिस्टर्ड इंडिया में करवा लिया, खर्चा कहीं और किया, रजिस्टर्ड उसको इंडिया में करवा लिया, ताकि पेटेंट की इनकम इंडिया की बने और कम रेट का बेनिफिट मिल जाए। तो इसलिए ने बोला लोग ऐसा करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करो, आप उसको जो कम रेट का बेनिफिट देते हो पेटेंट वगैरह की इनकम पे, रॉयल्टी की इनकम पे, तो तभी दो अगर उसने मेजर खर्चा आपकी कंट्री में किया है। तो इंडिया ने क्या किया, 115 BBF में डाल दिया, कम से कम 75% खर्चे, पढ़ा था ना अपने 115 BBF, कम से कम 75% खर्चे अगर आपने इंडिया में किए हैं तो ही वो कम रेट का बेनिफिट मिलेगा 10% वाला, नहीं तो नहीं मिलेगा। पेटेंट की इनकम होती है रॉयल्टी वाली, तो कम से कम 75% खर्चे आपको इंडिया में करने पड़ेंगे। ये था एक्शन प्लान 5। एक्शन प्लान 6 ये क्या है, प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज ट्रीटी शॉपिंग। ये क्या है, जैसे मान लो इंडिया और सिंगापुर की ट्रीटी बनी हुई है, और एक पर्सन है अब्दुल, पाकिस्तान का अब्दुल पर्सन क्या करता है, इंडिया सिंगापुर की ट्रीटी में कुछ फ़ायदा दे रखा है। जो ये पाकिस्तान का अब्दुल क्या करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट, ये तो इसमें माहिर होता है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इस ट्रीटी का फ़ायदा उठाना चाहता है। या तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, या सिंगापुर का बन जाता है। जो ट्रीटी इस अब्दुल के लिए बनी नहीं, इसके हाथ टाइम पास कर रहा है अब्दुल, इसके मजे ले रहा है कौन, ये अब्दुल, तो उसको रोको। ये बोलता है एक्शन प्लान 6। जो ट्रीटी आपके लिए नहीं बनी है फिर भी आप उसका फ़ायदा उठा लेते हो, ये बोलता है, इसे बोलते हैं ट्रीटी अब्यूज या ट्रीटी शॉपिंग, इसे बोलते हैं ट्रीटी अब्यूज या ट्रीटी शॉपिंग। जैसे जो लड़का या लड़की आपके लिए नहीं बना फिर भी आप उसके साथ टाइम पास करते हो या उसका फ़ायदा उठाते हो, वो क्या है, ट्रीटी अब्यूज या ट्रीटी शॉपिंग। ऐसे ही किसी और की ट्रीटी का फ़ायदा उठाते हो, वो क्या है, ट्रीटी अब्यूज ट्रीटी शॉपिंग। इसको रोकने के लिए बना एक्शन प्लान 6। तो एक्शन प्लान 6 में OECD ने बोला कि जब भी आप ट्रीटी बनाओ तो उसके स्टार्टिंग में, टाइटल में और प्रीएम्बल में एक लाइन डाल दो क्लियरली, दिस ट्रीटी इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर ट्रीटी शॉपिंग। ये जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं ये डबल टैक्सेशन को दूर करने के लिए है, ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है। अगर ये अब्दुल जैसा बंदा कोई भिखारी देश का अगर ये फ़ायदा उठाने आया इसका, तो हम इसके सीरियस कंसिक्वेंस उसको भुगतने पड़ेंगे, ऐसा कुछ क्लियर लाइन डाल दो। दूसरा, जो बेनिफिट दे रहे हो आप ट्रीटी में, मान लो एक जगह इनकम एग्जाम कर रहे हो या कम रेट का टैक्स लगा रहे हो, नेक्स्ट डिटेल में अपन यही करते हैं, तो उस बेनिफिट में एक लिमिट लगा दो कि कम से कम 5 साल के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, या कम से कम 5 ईयर तक वो रेजिडेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ लिमिट लगा दो। LOB या PPT रूल, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट एंड प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, ये लिमिट लगा दो आप। तो इंडिया ने क्या किया इसके लिए, इंडिया ने क्या किया, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी और इंडिया मॉरिशस ट्रीटी, इसका काफ़ी सारे लोग फ़ायदा उठाते थे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिशियल क्लोज दे रखे थे, तो इसमें इंडिया ने डाल दिया LOB रूल, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल डाल दिया। ये था एक्शन प्लान 6, ज़्यादा काम का नहीं था। एक्शन प्लान 7 ये भी इतना काम का नहीं है, देखते हैं क्या है, प्रिवेंटिंग द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ PE स्टेटस। अब देखो काफ़ी सारे लोग क्या करते थे, PE होने से बचना चाहते हैं। PE होने से बचना क्यों चाहते हैं, सोर्स कंट्री में अगर सोर्स कंट्री में PE हो गया तो सोर्स कंट्री में इनकम टैक्सेबल हो जाती है, रेजिडेंट में तो होती है, सोर्स में भी हो जाती है, डबल टैक्सेशन हो जाता है, हो तो जाता है, लेकिन फिर बाद में रिलीफ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, रिलीफ मिल जाती है। लेकिन रिलीफ कैसे मिलती है, लोअर करके, टैक्स इन फॉरेन और टैक्स इन होम कंट्री, विच एवर इज लोअर, ऐसे मिलती है। तो लोग PE होने से बचना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपना एक एजेंट लगा दिया, मान लो पहले लोग करते थे, अब एजेंट के थ्रू अगर आप सेल वगैरह करोगे PE बन जाता है, वो बिजनेस कनेक्शन बन जाता है, और आपको आगे पता चलेगा अगर डिपेंडेंट एजेंट है तो PE भी बन जाता है, क्योंकि मैंने बताया बिजनेस कनेक्शन और PE लगभग सेम होता है, बराबर होते हैं। तो मान लो आपने एजेंट लगाया और एजेंट क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है आपके बिहार पे, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड, तो उसको भी ये बोले कि उसको भी PE बना दो, उस कमिश्नरी अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं कमिश्नरी अरेंजमेंट, मतलब आपका एजेंट ही आपके लिए सारे काम कर रहा है, तो उसको PE बना दो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने PE तो नहीं बनाया लेकिन उसको बिजनेस कनेक्शन बना दिया। अगर आपने एक एजेंट हायर किया है
7 लिमिटेड ने एक इंडिया में एजेंट हायर किया, वो क्या कर रहा है, 7 लिमिटेड के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, खाली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, सेल वगैरह नहीं कर रहा, सेल तो वही कर रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, तो उसे बना तो पी। तो इंडिया ने क्या कर दिया, उसको बिजनेस कनेक्शन डाल दिया। आप बोलोगे थोड़ा चेंज कर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया वाले ऐसे चाहें तो इसको पूरा कॉपी पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कुछ भी करना चाहें तो डाल सकते हैं। एक चीज़ और बोली OECD ने, बाई वे ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने आपको बोला था पी का मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट वगैरह वगैरह। अब देखो क्या होता है, ब्रांच ऑफिस अगर आपने खोल ली सोर्स कंट्री में, उस ब्रांच ऑफिस वगैरह के थ्रू अगर आप सेल करते हो तो बनता है पी। सेल करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड वगैरह करते हो, ये सब करते हो, स्टॉक मेंटेन करते हो तो पी बनता है। लेकिन कभी कभी आप और एक्टिविटी भी करते हो, जैसे आपने मान लो एक ऑफिस खोला, और ऑफिस क्यों खोला, कंप्लाइंस करने के लिए। जैसे फेसबुक ने इंडिया में ऑफिस खोल रखा है, ऑफिस के थ्रू वो सर्विस नहीं देता, खाली कंप्लाइंस करता है, कंप्लाइंस वाली एक्टिविटी करता है, मतलब जो उसको लीगल कंप्लाइंस करने पड़ते हैं वो करता है। आपने ऑफिस खोल रखा है क्यों, परचेज करने के लिए, खाली आप परचेज करते हो इंडिया में। आपने ऑफिस खोल रखा है ट्रेनिंग देने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को खाली ट्रेनिंग देते हो आप, इनके लिए ऑफिस खोल रखा है। तो ये होती है प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की एक्टिविटी। तो लोग क्या करते थे, इसका फायदा उठाते थे कि ये सब तो पीई बनते नहीं है, तो लोग क्या करते थे, अपनी एक्टिविटीज़ को टुकड़ों में तोड़ देते थे। एक ऑफिस बना दिया, ट्रेनिंग का, परचेज का, सबको टुकड़ों में तोड़ दिया। तो OECD बोलता है अगर लोगों ने आपकी कंट्री में काफ़ी सारे ऑफिस खोल रखे हैं और उनको सबको प्रिपरेटरी बना रखा है, सबको छोटे मोटे काम वाला बना रखा है, सबको जोड़ के देखो, कहीं ये पी तो नहीं है एक्चुअल में, सबकी एक्टिविटी को जोड़ के देखो, एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल लगा दो, ये बोला OECD ने, और फिर चेक करो। ये बोला OECD ने और फिर चेक करो, इसको इंडिया ने कुछ कहीं डाला नहीं। ये था एक्शन प्लान 7। 8 to 10 बिल्कुल कचरा है एक्शन प्लान है। 8 to 10 ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा नहीं है इसमें, ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ हाई रिस्क ट्रांजेक्शन बता रखे हैं। एक्शन प्लान ने 8 में बता रखा है अगर इंटेंजिबल का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट का, तो उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकालोगे। अपन ने एक मेथड पढ़ा था, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। वहाँ पे अपन ने एक कंट्रीब्यूशन रेशियो देखा था। एग्जांपल देखो, ये लिया था ना अपन ने, एक सॉफ्टवेयर आया, 3 कंपनी ने जो वेंचर में मिलकर काम किया उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वहाँ कंट्रीब्यूशन रेशियो लिया था अपन ने एग्जाम्पल। वो कंट्रीब्यूशन रेशियो आपको कैसे निकालना है ये बताता है। एक्शन प्लान 10 बताता है अगर सर्विसेज वाला केस है तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो OECD बोलता है जब ये ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह निकालो आप, इंटेंजिबल्स की, सर्विस की और कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालो, तो आप जो एंटिटीज के बीच में जो प्रॉफिट बांटो उसमें ध्यान रखना रिस्क और रिटर्न उनकी औकात के बेस पे बांटना। जिसकी रिस्क लेने की ज़्यादा कैपेसिटी है उसको ज़्यादा रिटर्न देना। ऐसा नहीं एक ने रिस्क कम लिया, मान लो इंडिया वाली एंटिटी ने रिस्क कम लिया तो उसका प्रॉफिट भी कम अलोकेट करो, या मान लो दुबई वाली एंटिटी ने रिस्क कम लिया तो उसका प्रॉफिट कम अलोकेट करो। इंडिया वाली ने रिस्क ज़्यादा लिया है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा अलोकेट करो। ये बोलता है 8 to 10 बिल्कुल कचरा है, कुछ काम का नहीं। 11 वाला काम का एक्शन प्लान है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग बेप्स। ये बताता है आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कंट्री में बेप्स हो रहा है। तो बेप्स के क्या लक्षण है, तो 6 लक्षण बताता है। जैसे बुखार होने का लक्षण है ना, शरीर गर्म हो जाता है, ऐसे बेप्स के 6 लक्षण बता रखे हैं इसने। तो ये बोलता है कि जो मल्टीनेशनल ग्रुप है उसका प्रॉफिट रेट लो टैक्स कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मान लो एक नेस्ले ग्रुप है, नेस्ले ग्रुप का जो दुबई में प्रॉफिट है, दुबई एक लो टैक्स कंट्री है, वहाँ तो प्रॉफिट है 40%, और बाकी जिसका एवरेज प्रॉफिट रेशियो है वो 8%। मतलब क्या कर रही है, आपको समझ जाना चाहिए, बेप्स कर रही है, अपना प्रॉफिट दुबई शिफ्ट कर रही है, दुबई शिफ्ट कर रही है। दूसरा, MNE जो टैक्स पे कर रही है, मान लो नेस्ले ग्रुप जो टैक्स पे कर रहा है इंडिया में, वो अफेक्टिव रेट MNE पे कर रहा है 8% की रेट से, और जो डोमेस्टिक एंटिटी वो पे कर रही है 25% की रेट से, और नेस्ले कितना कर रहा है, खाली 8%। समझ जाना क्या कर रहा है, बेप्स कर रहा है। तीसरा, किसी कंट्री में FDI बढ़ रहा है, किसी लो टैक्स कंट्री में जैसे दुबई में FDI बढ़ रहा है, तो समझ जाना किसी, मान लो नेस्ले क्या कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है, पूरा दुबई में कर रही है, तो समझ जाना बेप्स कर रही है। ये इन्होंने लिख रखा है, जो लिख रखा है वो देख रहे हैं अपन। इसके अलावा अगला पॉइंट, ये एक्शन प्लान 5 वाला पॉइंट है। ये बोलता है खर्चा कहीं और कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कहीं और करवा रहे हैं, खर्चा कहीं और कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कहीं और करवा रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कहीं और कर रहे हैं, प्रॉफिट कहीं और टैक्सेबल कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कहीं और कर रहे हैं, प्रॉफिट टैक्सेबल कहीं और कर रहे हैं, तो मान लेना बेप्स हो रहा है। अगला, कोई एंटिटी जैसे मान लो नेस्ले ग्रुप है, वो रॉयल्टी की इनकम कमाती है, और रॉयल्टी की इनकम जो कमाती है वो लो टैक्स कंट्री में जैसे दुबई वगैरह में उसकी कितनी आ रही है, टोटल रॉयल्टी का 3%, टोटल रॉयल्टी का कितना 3% आ रही है, मान लेना बेप्स हो रहा है। आप बोलोगे लिमिट क्या है, कैसे, कोई प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, जो डाल दिया इन्होंने डाल दिया, बस थियोरिटिकल है ये कुछ भी। लास्ट है, एंटिटी क्या कर रही है, हाई टैक्स वाली एंटिटी लो टैक्स कंट्री से ज़्यादा मात्रा में लोन उठा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोन उठा रही है, तो समझ जाना वो क्या कर रही है, बेप्स कर रही है। ये कुछ इन्होंने इंडिकेटर दे रखे हैं, क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाले पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे। ये वाले पॉइंट आप अपने कीवर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ एग्जैक्ट ऑडिट की तरह लैंग्वेज मैच करनी है, ऐसी दिक्कत DT में नहीं होती।
बस आपको कंटेंट याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूछा 6 इंडिकेटर चाहिए पर कुछ और, ऐसा नहीं कर सकते। ये था एक्शन प्लान 11 मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग वेब्स। अगला एक्शन प्लान 12 डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टेक्स्ट प्लानिंग अरेंजमेंट। ये बोलता है आप क्या करो, इसमें OECD बोलता है कि आप क्या करो, अपने टेक्स्ट लो में ऐसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दो कि ताकि MNE जो भी है ना, वेब्स करने से पहले 1000 बार सोचे। आप ऐसे खतरनाक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दो ताकि इसके मन में डर बैठ जाए, इन MNE के मन में, इन MNC के मन में क्या हो जाए, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के मन में डर बैठ जाए कि टैक्स की चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। आप ऐसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दो ताकि डिपार्टमेंट वालों को पहले ही इन्फॉर्मेशन पता चल जाए ये क्या करने वाले। ऐसे खतरनाक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दो। ये बोलता है OECD का एक्शन प्लान 12। फालतू एक्शन प्लान खत्म। एक्शन प्लान 13 ये इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। री एग्जामिन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये ट्रांसफर प्राइसिंग के डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। ये बोलता है ट्रांसफर प्राइसिंग तो आपने डाल दिया, सब कंट्रीज ने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बना दिए, अब इसको और इफेक्टिव करो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप इंप्रूव करो। अभी तक तो कंट्रीज क्या करती सब लोकल फाइल बनाती थी जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ एसोसिएट का उसकी डिटेल रखती थी, ये करते थे। तो इन्होंने बोला आप ऐसा मत करो, आप इन सभी कंपनीज से जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है इनसे एक मास्टर फाइल बनवाओ और एक CBC रिपोर्ट, लोकल फाइल, मास्टर फाइल, CBC रिपोर्ट, 3 लेवल का डॉक्यूमेंटेशन बनवाओ। और CBC रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें ले लो इनसे कि कहाँ कहाँ कितना कितना बिजनेस हो रहा है इनका, कहाँ कितना प्रॉफिट है, कहाँ कितनी इनकम है, कहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं, कहाँ कितने एसेट्स है, सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर की सारी डिटेल ले लो। ये OECD ने रिकमेंडेशन दिया और इंडिया ने इसको कॉपी करके मास्टर फाइल के प्रोविजन डाल दिए 92D में और CBC रिपोर्ट के प्रोविजन डाल दिए 286 में अलग से सेक्शन बना के इनकम टैक्स में डाल दिए। ये था एक्शन प्लान 13 जो कॉपी पेस्ट इंडिया ने करा। ये इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है, ये अच्छे से कर लेना। अगला एक्शन प्लान 14 मेकिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मोर इफेक्टिव। अब इसमें OECD बोलता है अगर आप इतने सारे चेंजेस करोगे, अभी तक हमने एक्शन प्लान 1 से लेकर के 13 तक देखे, इससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी और क्या पता डबल टैक्सेशन हो जाए, डबल टैक्सेशन हो जाए गलती से। इतने सारे चेंजेस करोगे तो अनसर्टेनिटी आ जाए और डबल टैक्सेशन भी हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, आपने मान लो इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी, यहाँ भी टैक्सेबल कर दिया, वहाँ भी टैक्सेबल हो रही है इनकम, डबल टैक्सेशन हो रहा है, दिक्कत हो सकती है ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए आप क्या करो, ठीक से टैक्स ट्रीटी में इंप्लीमेंटेशन करो, टैक्स ट्रीटी में जो भी इंप्लीमेंटेशन करना है टैक्स ट्रीटी को ठीक से बनाओ। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट आ रहा है उसको निपटाने के लिए MEP बना दो, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर से जो भी डिस्प्यूट आ रहा हो उसको खत्म कर दो। तो जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करो, प्रॉपर टैक्स ट्रीटी बनाओ। दूसरा MEP बना के जो भी डिस्प्यूट आएंगे, अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो जो भी डिस्प्यूट आएंगे उसको MEP बना के खत्म कर दो। इंडिया ने क्या कर दिया, MEP बनाया और MEP का गाइडेंस नोट बना दिया डिटेल में कि कोई डिस्प्यूट आएगा तो कैसे खत्म होगा, आर्बिट्रेशन वगैरह कैसे होगा वो बता दिया। ये था एक्शन प्लान 14। एक्शन प्लान 15 डेवलपिंग ए मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, डेवलपिंग ए MLI मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बना लो। ये क्या है, ये बोलता है अगर मान लो इंडिया, मान लो या कोई भी कंट्री है, इन एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करता है, टैक्स लोगों तो चलो अमेंड कर लेंगे। अब टैक्स ट्रीटी जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने कितनी टैक्स ट्रीटी बना रखी है, लगभग 100+ कंट्रीज के साथ टैक्स ट्रीटी बना रखी है, DTW बना रखा है। अब काफ़ी सारी एक्शन प्लान ऐसे थे जहाँ आपको टैक्स ट्रीटी में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, टैक्स ट्रीटी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब कितने टैक्स ट्रीटी में चेंज करोगे, सभी में करते करते तो आप थक जाओगे, पागल हो जाओगे। तो आप क्या करो, इंडिया को इन्होंने बोला या कोई भी कंट्रीज, सब कंट्रीज को बोला इन्होंने कि आप MLI बना लो, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। आपको जो जो चेंजेस करने हैं ऊपर के एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, जो जो चेंजेस करने हैं सारे लिख लो और सारे लिख के उस MLI को रेटिफाई कर दो, उसको साइन कर दो। तो ये था मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला, आपको ऊपर अपने टैक्स ट्रीटी को अमेंड करना है, इंडिया को 100+ टैक्स ट्रीटी को अमेंड करना है। अब सभी में करेंगे अमेंडमेंट, ये एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या करो, एक MLI बनाओ, इंडिया को बोला MLI बनाओ, MLI मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। इसमें जितने भी चेंजेस करने सारे लिख लो, इसको साइन कर दो, साइन करके इसको सभी टैक्स ट्रीटी में चिपका दो। इंडिया US की ट्रीटी में चिपका दो, इंडिया जिम्बाब्वे की ट्रीटी में चिपका दो, इंडिया श्रीलंका की ट्रीटी में सब में चिपका दो और सारे अमेंडमेंट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये बोला MLI। अब MLI बन तो जाएगा, इसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी ये और देख लेते हैं। ये एक्शन प्लान भी काम का है, आ सकता है, पूछ सकते हैं। तो देखो MLI इंडिया ने बना लिया, मान लो इंडिया ने साइन भी कर दिया और जो भी इंडिया को चेंज करने थे, मान लो एक्शन प्लान 6 इंप्लीमेंट करना था, 7 करना था, तो उसके चेंजेस सारे लिख दिए, साइन भी कर दिया और लगा भी दिया, पता हो वैलिड हो जाएगा। ऐसे वैलिड नहीं होगा, सामने वाली कंट्री जिसके हाथ इंडिया का DTW बना हुआ उनको भी साइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंडिया और US का DTW बना हुआ है, इंडिया उसमें MLI चिपकाती है तो US का भी साइन होना चाहिए। बोथ पार्टीज ऑफ DTW रेटिफाइड दी MLI, दोनों को साइन करना पड़ेगा MLI पे। तो इंडिया जिन जिन कंट्रीज के DTW में चिपकाएगी MLI उन सबको साइन करना पड़ेगा, तब जाके वो वैलिड होगा, पहले तो तब एप्लीकेबल होगा MLI, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा MLI। दूसरा, MLI उन्हीं DTW को मॉडिफाई करेगा, मतलब MLI लगा दोगे आप DTW में, लास्ट में चिपका दोगे एक पेज तो पूरा DTW अमेंड हो जाएगा, ठीक है।
पर उन वही DTAA अमेंड होंगे जो क्या है, CTA है। CTA मतलब कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट है। कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट मतलब ऐसे DTAA जो ऑलरेडी फोर्स में है, मतलब जो चल रहे हैं, बने हुए हैं ऑलरेडी, जो नोटिफाइड है, उन्हीं को एग्रीमेंट को ये अमेंड करेगा। मान लो एक DTAA इंडिया पाकिस्तान का भी बना नहीं है, खाली बातचीत चल रही है, बना नहीं है, और MLI बन गई, बताओ DTAA अमेंड हो जाएगा कितने आप? नहीं होगा। DTAA जो चल रहे हैं और जो बने हुए हैं वही होंगे, वही क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे, उसी पे MLI लगेगा। जो बने ही नहीं उन पे कैसे लगाओगे, उन पे लगाओगे ही कैसे? और इसके अलावा एक तो DTAA इजिन फोर्स होनी चाहिए, उसमें आपने MLI चिपका दी, दोनों कंट्री ने साइन कर दी, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज को एक नोटिफिकेशन और निकालना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज को। इंडिया और यूएस का DTAA बना हुआ, इंडिया ने उसमें MLI चिपकाया, यूएस का साइन करवा लिया, चिपका दिया, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया और यूएस को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि हम हमारे DTAA को अमेंड कर रहे हैं MLI लगा के, ताकि पब्लिक को तो पता चले, एसएससीज को तो पता चले, टैक्स पेयर को तो पता चले, हाँ कि वो अमेंड कर रहे हैं, तो हमारे DTAA को हम अमेंड कर रहे हैं MLI लगा के। ये कुछ कंडीशन है, तब जाके MLI एप्लीकेबल होगा। आगे बता रखा है, यही बोल रहा है OECD ने कि आप MLI बना के सारे चेंजेस एक साथ कर दो, ताकि आपको हर ट्रीटी को अमेंड ना करना पड़े, नहीं तो हर ट्रीटी को अमेंड करोगे पागल हो जाओ। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने MLI बनाया, इंडिया को जो जो चेंजेस करने थे इंडिया ने MLI बनाया और उसको रेटिफाई कर दिया, उसको साइन कर दिया। अब जिस ट्रीटी में इंडिया को लगाना है, जिस कंट्री के साथ, उसको भी साइन करवा लेती है इंडिया और चेप देती है DTAA में। ये हुआ एक्शन प्लान 15 और ये था ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो काम के एक्शन प्लान थे, देखो सबसे पहले तो ये बेसिक वाला जो है ना BEPS का मीनिंग एडवर्स इफेक्ट, ये भी थोड़ा काम का है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ BEPS एंड व्हाट आर देयर एडवर्स इफेक्ट्स, ये पूछा जा सकता है। एक्शन प्लान 1 काम का था, 4 काम का था, 1, 4, 11, 13 और 15, 1, 4, 11, 13, 15 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, 1, 4, 11, 13, 15। बाकी जो एक्शन प्लान है उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, वैसे आया हुआ नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है। जो बिल्कुल ही कचरा था वो 8 to 10 वाला था बस, बाकियों से आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन एक बार आपने सुन लिया तो आपको याद रहेंगे। लेकिन ये वाले तो 1, 4, 11, 13, 15 आपको खुद से भी एक बार रिवाइज करने हैं, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ये था एक्शन फंडामेंटल्स ऑफ BEPS। अगला चैप्टर अपन देखेंगे अब टैक्स ट्रीटी का। एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। देखो टैक्स ट्रीटी क्या होती है, जिसको अपन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी बोलते हैं और टैक्स कन्वेंशन भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, टैक्स ट्रीटी बोल दो, DTAA बोल दो या टैक्स कन्वेंशन बोल दो। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, टैक्स ट्रीटी के बारे में जानेंगे। टैक्स ट्रीटी कैसे होती है, क्या बनती है, कैसे बनती है, इनको अप्लाई कैसे करते हैं और इनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मान लो अलग अलग लैंग्वेज में, तो कौन सी लैंग्वेज में आप इंटरप्रेट करोगे, इसके वर्ड्स का मीनिंग क्या लोगे, ये सब अपन देखेंगे टैक्स ट्रीटी में। एक कंट्री इसको फॉलो करने से मना कर दीजिए तो क्या करोगे, ये सब अपन इसमें चैप्टर में देखेंगे। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। स्टार्टिंग में इसमें कुछ बकवास टॉपिक दे रखे हैं जो टैक्स ट्रीटी से लिंक नहीं है, फिर भी दे रखे हैं, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या है। एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट देखता है। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये इंडिया के सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ICJ में जाएंगे। इंडिया US में डिस्प्यूट हो गया, कहाँ जाएंगे, ICJ में जाएंगे। तो इसमें बता रखा है ICJ जो है कोई भी डिसीजन देने से पहले क्या क्या चीज़ें देखेगा। इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ, इंडिया पाकिस्तान चलेगा ICJ में, तो ICJ क्या क्या देखेगा और वो देख के डिसीजन देगा। क्या क्या देख के डिसीजन देगा, वो देखेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया पाकिस्तान में जो भी एग्रीमेंट बना हुआ है, टैक्स का एग्रीमेंट नहीं, कोई भी एग्रीमेंट बनाओ, कन्वेंशन मतलब कोई भी एग्रीमेंट बना हुआ है वो देखेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम्स, जो प्रथा चली आ रही है, इंटरनेशनल प्रथा जो भी चली आ रही है, कस्टम मतलब जो प्रथा चली आ रही है पहले से, सदियों से चली आ रही है, वो देखेगा। इसके अलावा सिविलाइज नेशन, जो सभ्य देश है, जो शांति वाले देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, US हो गए, UK हो गए, जो सभ्य देश है, उनके प्रिंसिपल देखेगा। आतंकी देशों के नहीं देखेगा कि पाकिस्तान का देख लिया, सीरिया का देख लिया, आतंकी देशों के नहीं देखेगा, जो सभ्य देश हैं उनके देखेगा। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस नेशन, जैसे US हो गए, UK हो गया, इंडिया हो गया, इनके जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो भी देख सकता है। इन सबको देख के, इन सबको स्टडी करके फिर ICJ अपना डिसीजन देगा। आगे बता रखा है ये इंटरनेशनल टैक्स लॉ का सोर्स क्या है। इंटरनेशनल टैक्स लॉ कुछ अलग से एक्ट है क्या, अलग से एक्ट नहीं है। कभी आप सोचो इंटरनेशनल टैक्स अलग से एक्ट है, ये अलग से एक्ट नहीं है। किससे मिलकर बना है, देखो इंटरनेशनल टैक्स लॉ में तो अपन देखते हैं डोमेस्टिक टैक्स लॉ, एक तो डोमेस्टिक टैक्स एक्ट वाले सेक्शन होते हैं, अलग से नहीं होते कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अलग सेक्शन है, डोमेस्टिक टैक्स जो इनकम टैक्स उसी वाले सेक्शन होते हैं। तो डोमेस्टिक टैक्स लॉ किसका सोर्स होता है। दूसरा, इसके लिए अगर आपको इंटरनेशनल टैक्स लॉ की नॉलेज चाहिए तो आपको DTAA पढ़ने पड़ते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो भी इसी का पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कस्टम्स चले आ रहे हैं, कस्टम क्या चले आ रहे हैं कि बिजनेस विथ कभी भी सोर्स कंट्री में टैक्सेबल नहीं होता, बिजनेस इन टैक्सेबल होता है।
मतलब एक तरीके से सोर्स कंट्री में इनकम तभी टैक्सेबल होती है अगर सोर्स कंट्री में क्या है, पी है, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होता। ये कस्टम्स, ये भी इंटरनेशनल टैक्स लॉ का ही पार्ट है। इसके अलावा VCLT, वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी, ये इंटरनेशनल टैक्स लॉ को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। VCLT ये भी इसी का पार्ट माना जाता है। ये सब आप स्टडी कर लोगे तो ये आप बोल सकते हो हाँ आप इंटरनेशनल टैक्स लॉ के एक्सपर्ट हो, तो आप बोल सकते हो इंटरनेशनल टैक्स लॉ के एक्सपर्ट हो। अब तो आपके कोर्स में पूरा इंटरनेशनल टैक्स लॉ नहीं है कि आपके कोर्स में सारे DTW हैं, सारे DTW आपके कोर्स में नहीं है कि आपको सारे DTW पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं है सारे DTW वगैरह। सारे कस्टम्स भी आपके कोर्स में नहीं है। ये VCLT के भी कुछ प्रोविजन इस चैप्टर में दे रखे हैं, वो देख लेंगे बस। और डोमेस्टिक टैक्स लॉ के ये सेक्शन जरूर है, वो भी खाली इंडिया के हैं। ऐसा नहीं कि US के डोमेस्टिक टैक्स लॉ आपके कोर्स में है, UK का डोमेस्टिक टैक्स लॉ आपके कोर्स में, कुछ नहीं है, खाली इंडिया वाला है। तो ये सब मिलकर बनता है इंटरनेशनल टैक्स लॉ। अब इसमें बता रखा है डबल टैक्सेशन क्या होता है और डबल टैक्सेशन क्यों होता है। डबल टैक्सेशन मतलब एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाता है। क्यों होता है, अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। डबल टैक्सेशन रिलीफ में रेजिडेंस और सोर्स के कारण एक बंदा किसी कंट्री का रेजिडेंट है लेकिन उसको सोर्स कंट्री से इनकम हो जाती है, तो रेजिडेंट कंट्री में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है और सोर्स कंट्री भी उस पर टैक्स ले देती है। तो 2 तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, इकोनॉमिक और एक जुरिडिकल। इकोनॉमिक मतलब एक इनकम 2 अलग अलग पर्सन के हैंड से टैक्सेबल हो जाती है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। जुरिडिकल मतलब एक ही पर्सन की एक ही इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग जाता है। क्यों लगता है, रेजिडेंस सोर्स के कारण, तो मिल जाती है फिर रिलीफ, या तो एग्रीमेंट वाली रिलीफ या बिना एग्रीमेंट वाली रिलीफ। अब आते हैं अपन इस चैप्टर में। ये तो फालतू बातें इस चैप्टर में स्टार्टिंग में डाल रखी थी, इसमें से डबल टैक्सेशन वाली बातें तो डबल टैक्सेशन वाले चैप्टर में भी डाल रखी थी, और ये 2 बातें फालतू और डाल रखी थी इस चैप्टर में। अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। टैक्स ट्रीटी का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले टैक्स ट्रीटी बोल दो, DTW बोल दो, टैक्स कन्वेंशन बोल दो। तो सबसे पहले इसमें बता रखा है ट्रीटी का मीनिंग। ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी मतलब कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में बना है। किस में बना है, कंट्रीज के बीच में बनता है। जो कंट्रीज को यहाँ बोलते हैं स्टेट। ये मत सोचना कि हरियाणा राजस्थान इनको बोलेंगे, कंट्रीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेट। हरियाणा राजस्थान के बीच में कोई एग्रीमेंट बना तो उसको ट्रीटी नहीं बोलेंगे, ट्रीटी होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसे बोलते हैं ट्रीटी। जो रिटर्न फॉर्म में होता है, हमेशा कभी भी ओरल फॉर्म में नहीं होता, जिसको इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। तो खाली ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक एक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, पूरा इंटरनेशनल लॉ लगेगा। और इसके अलावा वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कभी कभी ट्रीटी में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। पहले तो आपने ट्रीटी बना ली मान लो, लास्ट में इसमें ऐड कर दिया एक एनेक्जर, शेड्यूल्स ऐड कर दिए, फिर आपने मान लो इसमें प्रोटोकॉल ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में आपने प्रीएम्बल ऐड कर दिया, फिर क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। लास्ट में आपने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर ऐड कर दिया, या आपने मान लो MLI ऐड कर दिया, MLI पढ़ा था ना मैंने MLI, तो फिर क्या हो गया, मल्टीपल। तो इसमें सिंगल इंस्ट्रूमेंट खाली ट्रीटी भी हो सकती है, लेकिन ट्रीटी में बाद में एनेक्जर लगा दिया, शेड्यूल लगा दिए, प्रोटोकॉल लगा दिया, MLI लगा दिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए वो लगा दिया, तो मल्टीपल भी हो सकता है। तो ट्रीटी क्या होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आगे बता रखा DTW 2 तरह के होते हैं, लिमिटेड और कम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड मतलब जिसमें कुछ इनकम या कुछ आर्टिकल्स कवर होते हैं। अभी आपको दिखेगा, अगला चैप्टर देखेंगे ना अपन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो DTW जो बनता है ना, डबल टैक्स रिलीफ, उसका सबसे पहले तो होता है टाइटल कि कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ US, या कन्वेंशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ US, या DTW बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ US, ऐसा लिखा था टाइटल। फिर प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल में एक लाइन होती है, दिस ट्रीटी इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर ट्रीटी शॉपिंग। फिर उसके बाद उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उस आर्टिकल्स में इनकम कवर होती है, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सारी इनकम होती है। लिखा हुआ होता है ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, कहाँ नहीं होगी, ये लिखा होता है। तो लिमिटेड DTW में तो कुछ ही आर्टिकल होते हैं, कुछ आर्टिकल। कंप्रिहेंसिव में लगभग सारे आर्टिकल या सारी इनकम कवर होती है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो DTW बना हुआ है खाली लिमिटेड DTW है, इसमें खाली एक आर्टिकल है, कौन सी इनकम का, एयर ट्रांसपोर्ट इनकम का। लेकिन इंडिया मॉरिशस का जो DTW है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें लगभग सारे आर्टिकल कवर है। आप बोलोगे कितने आर्टिकल होते हैं, लगभग 30-31 आर्टिकल्स होते हैं लगभग। तो कुछ DTW में 1-2 आर्टिकल कवर होते हैं, वो होते हैं लिमिटेड, कुछ में सारे आर्टिकल होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो इंडिया ने कितने DTW कैसे बना रखे हैं, देखो इंडिया ने 94 कंट्रीज के साथ बना रखा है कॉम्प्रिहेंसिव, 8 कंट्री के साथ बना रखा है लिमिटेड। अब आप बोलोगे कंट्री तो बहुत सारी होती है, हाँ टोटल 195 कंट्रीज होती है, 195 कंट्रीज में इंडिया ने ये बना रखे हैं, बाकियों के साथ कुछ नहीं बना रखा। कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरत ही नहीं बनाने की, तो नहीं बनाती। काफ़ी ऐसे ऐसे अफ्रीका के देश हैं जहाँ के लोग ना तो यहाँ आते ना यहाँ के लोग वहाँ जाते, तो उनकी यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं बनाते। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है जो मैं पहले बता देता हूँ आपको, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ इंडिया को इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत पड़ती है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की इंडिया को जरूरत पड़ती है कुछ कंट्रीज़ के साथ। तो कुछ कंट्रीज़ के साथ इंडिया को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब DTW बन जाए तो DTW में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, DTW बन जाता है तो। लेकिन DTW नहीं बना तो क्या करें, क्योंकि इंडिया ने तो काफ़ी कम बना रखे हैं। तो इंडिया ऐसी कंट्रीज़ के साथ क्या बना लेती है, TIEA बना लेती है।
टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इसमें दोनों देश आपस में खाली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। छोटा सा एग्रीमेंट होता है जिसमें खाली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट होता है बस। ये भी इंडिया ने कुछ कंट्रीज के साथ बना रखा है, लगभग 20-21 कंट्रीज के साथ ये बना रखा है इंडिया ने, और बाकी कंट्रीज ऐसी कुछ बच गई जिनके साथ कुछ भी नहीं बना रखा। अब अपन आ जाते हैं आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट बनाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है इंडिया को। वो एग्रीमेंट ऐसा हो जो शांति, विश्व में शांति लाए। वो एग्रीमेंट क्या करे, युद्ध के ऊपर ना लेके जाए, वो विश्व में शांति लाए। दूसरा, जो भी एग्रीमेंट बनाए इंडिया, उससे क्या हो, सभी देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हों। ऐसा नहीं कि इंडिया ने यूएस के साथ एग्रीमेंट बना दिया और चाइना नाराज हो गया, रूस नाराज हो गया, ऐसा नहीं करना है। आगे बता रखा है उस एग्रीमेंट में इंडिया को फॉरेन के लोग की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि इंडिया जैसे मान लो बरमूडा के साथ एग्रीमेंट बना रहा है, इंडिया अपनी चला रहा है, ऐसा नहीं है। बरमूडा के लोग की भी रिस्पेक्ट करनी है। और लास्ट बता रखा है अगर बाद में फ्यूचर में जाके दोनों देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट भी हो जाए तो डिस्प्यूट बातचीत से खत्म करना है, आर्बिट्रेशन से खत्म करना है। ऐसा नहीं युद्ध करके खत्म करेंगे, बातचीत से खत्म करना है। ये बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शांति की बात करता है। आगे बता रखा है टैक्स ट्रीटी बनाने की ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्यों पड़ी। तो देखो टैक्स ट्रीटी एक तो डबल टैक्स को अवॉइड करती है, दूसरा ये टैक्स राइट को बांट देती है कि रॉयल्टी की इनकम पे फलाना कंपनी टैक्स लेगी, इंटरेस्ट की इनकम पे ये लेगी, बिजनेस के ये लेगी, इस पे ये लेगी, ये कर देती है। इसके अलावा और भी चीज़ करती है ट्रीटी। क्या क्या करती है, ट्रीटी में कभी भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को इक्वल माना जाता है। ऐसा नहीं कि रेजिडेंट है इंडिया का तो उस पर 20 लगा देंगे रेट, नॉन रेजिडेंट है तो 30 लगा देंगे, ऐसा नहीं करते कभी भी ट्रीटी में, ऐसा नहीं होता कोई क्लोज। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ट्रीटी उसको निपटाने के लिए भी बताती है। कैसे बताती है, ट्रीटी बोलती है आप MA भी लगा दो, कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बना के वो चेप दो मेरे में, ये बोलती है ट्रीटी। इसके अलावा ट्रीटी टैक्स की रिकवरी में भी हेल्प करती है। टैक्स की रिकवरी में कैसे हेल्प करती है, इंडिया को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रीटी में, अगर क्लोज डाल रखा है तो सामने वाला कंट्री शेयर कर देगा, तो टैक्स रिकवरी में हेल्प करती है। इसके अलावा इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्विटी एंड फेयरनेस ट्रीटी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि रॉयल्टी की इनकम पे इंडिविजुअल से तो आप टैक्स ले लो ज़्यादा और कंपनी से कम ले लो, ऐसा नहीं, सबसे बराबर मानो। ट्रीटी बोलती है आप इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP जो भी है सबको बराबर मानो। और लास्ट है न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी। ट्रीटी में एक चीज़ होनी चाहिए, ट्रीटी न्यूट्रलिटी और एफिशिएंसी लाने का भी काम करती है। कैसे करती है, अभी ये न्यूट्रलिटी एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें दो चीज़ें होती है, तो कैपिटल एक्सपोर्ट और एक कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी मतलब इंडिया का पर्सन मान लो US में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ट्रीटी में ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि इंडिया वाले पर्सन का डिसीजन टैक्स के कारण अफेक्ट ना हो, कि US में उसको ऐसे लगे कि टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, वो नहीं होना चाहिए उसके साथ। ऐसे मान लो US का पर्सन इंडिया में क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया में कैपिटल इंपोर्ट करना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो US वाले पर्सन का डिसीजन टैक्स के कारण अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये लाती है ट्रीटी। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, इलोन मस्क है, मान लो टेस्ला इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, टेस्ला की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसका डिसीजन टैक्स के कारण अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट है ट्रीटी में एक चीज़ और होती है, ट्रीटी क्या करती है, दोनों देशों के बीच में संबंधों को अच्छे बनाती है, ट्रेड को बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, ये सब ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आगे बता रखा है, ये तो सब ट्रीटी का बेसिक दे रखा था। अब अपन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी को आप अप्लाई कैसे करोगे, तो टैक्स ट्रीटी को कैसे अप्लाई करोगे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टैक्स ट्रीटी की प्रोविजन ले लो, DTAA और इनकम टैक्स एक्सेप्ट गार को छोड़ के, इन दोनों में जो भी SSC के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो SSC पे लग जाएगा, वो SSC पे अप्लाई हो जाएगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी थी जो मैं आपको बताऊंगा। मान लो DTAA में रॉयल्टी पे टैक्स रेट दे रखी है 10%, इनकम टैक्स में 20%, ठीक है, मान लो क्या लगेगी, 10 लग जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो इनकम टैक्स में तो सरचार्ज भी लगता है, इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, और सेस हमेशा लगता है। तो अब आपने कंपेयर करके रेट ली 10 और 20, विच एवर इज लोअर 10, बताओ सरचार्ज और सेस लगाओगे क्या, कभी नहीं लगाते। DTAA वाली अगर आप रेट लेते हो, ये फाइनल रेट होती है, इसमें सरचार्ज सेस कुछ नहीं उठता, ये फाइनल रेट होती है, सीधी लग जाती है। हाँ, इनकम टैक्स वाली रेट लेते मान लो ये 5% होती, लोअर क्या आती 5 इनकम, फिर तो लगता है सरचार्ज सेस, तो वही इनकम टैक्स की रेट में लगता है सरचार्ज सेस। DTAA वाली जो रेट दे रखी होती है DTAA में, उसमें कभी भी सरचार्ज सेस जुड़ता नहीं है अंदर। अब आप बोलोगे अपन रिलीफ निकालते तब तो ऐसा कुछ करते नहीं थे, वो रिलीफ अलग केस था, ये तो मैं आपको कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं कंपेयर। अब अपन आते हैं आगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बता रखे हैं। इंटरप्रेट कैसे करोगे, टैक्स ट्रीटी का मतलब जो वर्ड्स है उसमें इतनी बड़ी ट्रीटी बनी उसको कैसे समझोगे, तो उसमें सबसे पहले गोल्डन रूल ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है ट्रीटी में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, ट्रीटी में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका आपको ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी, लिटरल मीनिंग लेना है, मतलब सिंपल मीनिंग लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ये बोलता है ट्रीटी को आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, जब ट्रीटी बनी थी दोनों देशों के बीच में, इंडिया US की ट्रीटी जब साइन हुई थी, कंक्लूड मतलब जब साइन हुई थी, तब पार्टीज का उसको बनाने का इंटेंशन क्या था, ये देखो। अब इंटेंशन कैसे पता चलेगा, उस टाइम
जो फाइनेंस मिनिस्टर था इंडिया का और यूएस का, उन्होंने क्या स्पीच दी थी उसको सुनो और उसके बेसिस पे आप इंटरप्रेट करो। ये होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तीसरा पर्पसिव या टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है ट्रीटी को आपको इंटरप्रेट करना है क्या देख के, ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव और एम्स अचीव हो पाए, ऐसा इंटरप्रेट करना है ताकि ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अगला अफेक्टिवनेस, ट्रीटी को आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना है ताकि वो वॉइड ना बने। ऐसा मत कर देना ट्रीटी को वॉइड ही बना दो, ट्रीटी को कभी वॉइड नहीं बनाना। आगे बता रखा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिटर। ये बोलता है ट्रीटी में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उसका मीनिंग आपको कब का लेना है, जब ट्रीटी साइन हुई थी तब का लेना है। ये बकवास प्रिंसिपल है, इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल मानती नहीं है क्योंकि ये गलत प्रिंसिपल है। गलत कैसे है, मान लो ट्रीटी 20 साल पहले साइन हुई थी, तब होता था सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेस का मतलब, और आज सेस का मतलब है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पुराना मीनिंग थोड़ी लोगे, तो जब ट्रीटी साइन हुई थी तब का मीनिंग लेना, ऐसा बोलता है। बकवास प्रिंसिपल है, कुछ काम का नहीं। अगर लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये बोलता है ट्रीटी को आपको लिबरल वे में इंटरप्रेट करना है। रिजिड वे में नहीं करना कि कोमा फुल स्टॉप सब देखो, जैसे आप एक्ट पढ़ते हो वैसे नहीं करना। नॉर्मल वे में जैसे आप रीड करते हो ना, नॉर्मल वे में करना, एकदम हवा में भी नहीं करना, नॉर्मल वे में करना है। लास्ट, ट्रीटी एज ए होल इंटीग्रेटेड अप्रोच। ट्रीटी को आपको पूरा पढ़ के इंटरप्रेट करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और इंटरप्रेट कर लिया, जैसे आप एग्जाम में कभी कभी 1 लाइन पढ़ के आंसर कर देते हो, ऐसे नहीं करना, पूरा पढ़ के फिर इंटरप्रेट करना है। और लास्ट है रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी। ट्रीटी में किसी वर्ड का मीनिंग आपने एक बार जो ले लिया हमेशा वही लेना, ऐसा नहीं कि एक बार एक पेज पे उसका मीनिंग अलग मान लिया, गेन वर्ड आ रहा था, गेन का मीनिंग एक पेज पे अलग मान लिया, एक पेज पे अलग मान लिया, ऐसा नहीं करना। रीजनेबल मीनिंग लेना है और कंसिस्टेंट मीनिंग, सभी पे पूरी ट्रीटी में उसको कंसिस्टेंट एक ही मीनिंग लेना है, अलग अलग नहीं लेना। ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल दे रखे थे, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये अच्छे से कर लेना। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है बेसिक प्रिंसिपल्स का। और ऊपर देखो जो क्वेश्चन आ सकता है, डबल टैक्सेशन वाली डेफिनेशन वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों होता है, कैसे होता है। ये आ सकता है टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन कितने होते हैं, ये टाइप्स ऑफ DTAA, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 तरह के होते हैं, एक लिमिटेड और एक कंप्रीहेंसिव। एक ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रीटी, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी काम का है। अब आते हैं एक्सटेंसिव एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी वाली जो हेडिंग है ना, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला तो देख लिया आपने जनरल प्रिंसिपल्स, अब एक्सटेंसिव एड्स। ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए एक तो आप ट्रीटी पढ़ लोगे, इसके अलावा क्या क्या देखोगे आप, ट्रीटी का प्रोटोकॉल देख लो। एक ट्रीटी में जो लास्ट में स्टार्टिंग में लगता है प्रीएम्बल, वो देख लो, और प्रोटोकॉल लास्ट में लगता है। प्रोटोकॉल क्यों लगता है, ट्रीटी में कोई डाउट वगैरह आ जाता है ना, उसको दूर करने के लिए फिर प्रोटोकॉल लगाया जाता है। डाउट वगैरह आ जाता है तो जो लास्ट में लगता है, प्रीएम्बल स्टार्टिंग होता है, टाइटल और प्रीएम्बल साथ ही होते हैं लगभग, टाइटल प्रीएम्बल। उसके अलावा बाद में कोई एग्रीमेंट बना ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए, वो देख लो। जैसे बाद में कोई एग्रीमेंट बनाया गया, मान लो कुछ नए पॉइंट्स आ गए, उस पर एग्रीमेंट बनाया जो ट्रीटी में अटैच कर दिया, वो देख लो। इसके अलावा सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ पार्टीज जो है उसको कैसे यूज़ करती है ट्रीटी को। इंडिया यूएस की ट्रीटी बनी हुई है, तो इंडिया यूएस की जो टैक्स अथॉरिटीज है उसको कैसे यूज़ करती है, उसका कंडक्ट देख लो। इसके अलावा कोई सिमिलर ट्रीटी है, जैसे इंडिया यूएस की ट्रीटी है, उसका सिमिलर ट्रीटी है इंडिया यूके वाली ट्रीटी, वो देख ली, या यूएस यूके वाली ट्रीटी देख ली। जो सिमिलर ट्रीटी है परिमेटेरिया या पैरेलल ट्रीटी, परिमेटेरियल ट्रीटी या पैरेलल ट्रीटी, ये देख लो। MEP म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर देख लो। कभी कभी ट्रीटी में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए क्या लगा देते हैं, MEP लगा देते हैं बाद में, वो देख लो। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल आर्टिकल आ रखा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आ रखी है, उसको पढ़ के भी आप ट्रीटी को इंटरप्रेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें पढ़ के भी आप ट्रीटी को इंटरप्रेट कर सकते हो। ट्रीटी तो पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा ये चीज़ें आप और देख सकते हो। अब अपने देखा था प्रोटोकॉल प्रीएम्बल। ये प्रोटोकॉल प्रीएम्बल क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल जो होता है ना, ट्रीटी के लिए सप्लीमेंट का काम करता है, ट्रीटी के लिए एनर्जी का सोर्स होता है, और ट्रीटी का क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। जितना ट्रीटी में बातें लिखी हुई हैं उतना ही इसका फोर्स होता है, उतना ही इसका क्या है, रोल है। तो ट्रीटी को इंटरप्रेट करने से पहले या कंक्लूजन पर आने से पहले आपको प्रोटोकॉल तो एक बार देखना ही है। प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा काम आता है, डाउट दूर करता है, और भी एक चीज़ में काम आएगा जो इस चैप्टर के लास्ट में आएगी, आपको पता पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि हाँ प्रोटोकॉल कितना काम का है, कि प्रोटोकॉल जरूर देखना होता है। प्रोटोकॉल हमेशा ट्रीटी के एंड में होता है, जो डाउट को दूर करता है। प्रीएम्बल क्या होता है, ये भी ट्रीटी के गाइड में हेल्प करता है। ये ट्रीटी के स्टार्टिंग में लगता है और ये ट्रीटी का इंटीग्रल पार्ट होता है। प्रीएम्बल 1-2 लाइन का होता है। दिस ट्रीटी इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर ट्रीटी होपिंग। दिस ट्रीटी इज फॉर प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी होती है इसमें। ये प्रीएम्बल, ये भी ट्रीटी को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं अपन एम्बुलेटरी और स्टैटिक अप्रोच। ये क्या बोलते हैं, ट्रीटी में कोई मीनिंग नहीं दे रखा किसी वर्ड का, तो अब कहाँ से लोगे मीनिंग, डोमेस्टिक लॉ का ले लो। जैसे मान लो ट्रीटी में एक वर्ड है सेस, सेस का मीनिंग नहीं बता रखा, तो डोमेस्टिक लॉ में ले लो, इनकम टैक्स में जो मीनिंग है वो ले लो। 2 अप्रोच है इसमें, कौन सा लो, स्टैटिक अप्रोच और एम्बुलेटरी अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच बोलता है जब ट्रीटी साइन हुई थी तब इस वर्ड का मीनिंग क्या था वो लो, और एम्बुलेटरी बोलता है जब ट्रीटी को आप अप्लाई कर रहे हो, जब यूज कर रहे हो, तब क्या मीनिंग है वो लो। तो साइन हुई थी तब तो इसका मीनिंग था, मान लो सेकेंडरी एजुकेशन सेस बोलेंगे, ये होता है स्टैटिक अप्रोच। लेकिन ट्रीटी को आज आप प्रेजेंट डेट में अप्लाई कर रहे हो, आज मीनिंग क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आज वाला मीनिंग लोगे। ये होते हैं स्टैटिक अप्रोच। साइन वाला लेना है, एस मतलब साइन,
एम्बुलेटरी मतलब ए मतलब एप्लीकेशन वाला लेना है। अब आ जाते हैं अपन अगले टॉपिक पे जो है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी, वीसीएलटी। अब ये वीसीएलटी क्या है? देखो एक वियना कन्वेंशन हुआ था, अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी हैं तो इसमें जिक्र आता है काफ़ी मूवीज़ में, बॉर्डर वगैरह में और भी मूवीज़ में आता है वियना कन्वेंशन का। अब वियना कन्वेंशन में काफ़ी सारे देश आए थे और उन्होंने वहाँ एक वीसीएलटी एग्रीमेंट साइन किया था। अब वीसीएलटी एग्रीमेंट क्या है? इसमें 116 कंट्रीज 116 कंट्री ने साइन किया था, रेटिफाई किया था इसको। तो ये हो गया एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट में क्या बता रखा है? वीसीएलटी वाले एग्रीमेंट में बता रखा है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनता है, ये खाली टैक्स ट्रीटी की बात नहीं करता, ये कि खाली टैक्स ट्रीटी की बात कर रहा है। टैक्स ट्रीटी की बात नहीं हो रही। अब दो कंट्री के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बनता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मान लो सीज फायर का एग्रीमेंट बना कि दोनों देश एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, सीज फायर का एग्रीमेंट बना। या मान लो कोई युद्ध का एग्रीमेंट बनता है, कोई भी एग्रीमेंट बनता है, ट्रेड का एग्रीमेंट या कोई और एग्रीमेंट, किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट बनता है, तो उसको इंटरप्रेट करने में ये वीसीएलटी हेल्प करता है। इसमें बातें लिखी होती है वीसीएलटी में कि एग्रीमेंट बनाए कौन सी लैंग्वेज में बनाए, तो कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, इसमें वर्ड्स का मीनिंग क्या लेंगे। एक कंट्री फॉलो करने से मना कर देती है तो दूसरी के पास क्या राइट रहेगा। एक कंट्री ट्रीटी को तोड़ देती है, कोई भी ट्रीटी को तोड़ देती है, जैसे पाकिस्तान कुत्ता देश है, इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर का एग्रीमेंट बना हुआ है, पाकिस्तान उसको तोड़ता रहता है तो इंडिया के पास क्या राइट रहेगा। ये सब बातें कौन बताता है? ये वीसीएलटी वाला एग्रीमेंट। अब इसमें सबसे पहला इसमें कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं इसमें, और प्रिंसिपल्स के आर्टिकल बता रखे हैं आपको, कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं जो काम के होंगे मैं बता दूंगा, वैसे ज़्यादा काम का नहीं है ये वीसीएलटी एग्रीमेंट, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला प्रिंसिपल इसका है पैक्टा सुंट सर्वेंडा। ये बोलता है दो देशों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बनता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनता है, तो दोनों देशों को गुड फेथ में ईमानदारी से फॉलो करना है, अपनी नीयत को खराब नहीं करना, ईमानदारी से फॉलो करना है, ईमानदारी से। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में एग्रीमेंट बना तो दोनों को ईमानदारी से फॉलो करना है, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी कुत्ती नीयत पे आ ही जाता है, वो अलग बात है। दूसरा नो रेट्रोएक्टिविटी ऑफ ट्रीटी। ये बोलता है ट्रीटी को कभी भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, जिस दिन ट्रीटी बनी उसी दिन से अप्लाई होगी वो, आप 2 साल पहले अप्लाई करना चाहते हो उसको तो अप्लाई नहीं होगी। तीसरा टेरिटोरियल स्कोप, ट्रीटी कहाँ पे अप्लाई होगी? जिन दो देशों के बीच में ट्रीटी बनी है, जैसे मान लो इंडिया यूएस में ट्रीटी बनी है तो पूरे इंडिया पे और पूरे यूएस पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि इंडिया में जम्मू पे अप्लाई नहीं होगी, यूएस में न्यूयॉर्क पे अप्लाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, पूरे इंडिया पूरे यूएस पे अप्लाई होगी। हाँ आपने साफ लिख दिया ट्रीटी में कि जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगी, ऐसा साफ लिख दिया तो अलग बात है, नहीं तो पूरे कंट्री पे अप्लाई होगी। आगे बता रखा है वीसीएलटी के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन के जनरल रूल क्या है, इसका क्वेश्चन फिर भी आ सकता है इस वीसीएलटी में, बाकी तो ज़्यादा काम के नहीं है। अपने ऊपर देखो जनरल प्रिंसिपल देखे थे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, बेसिक प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है, या जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी ऐसे आए तो ये लिखना है। लेकिन आप क्वेश्चन ऐसा आ जाए जनरल रूल या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन एज पर वीसीएलटी बताओ, तो क्या लिखना है वो देखो। एज पर वीसीएलटी इंटरप्रेट कैसे करोगे ट्रीटी को? गुड फेथ में करना है, मतलब ईमानदारी से करना है, और वर्ड्स का क्या लेना है? नॉर्मल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग लेना है। इंटरप्रेट करते वक्त पेएबल और एनेक्जर भी देखने हैं, कोई एग्रीमेंट बना था अलग से वो भी देखना है, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट मतलब एमईपी वगैरह बना वो भी देखना है, इसके अलावा रूल्स वगैरह कुछ बने हुए हैं तो वो भी देखना है। और लास्ट है स्पेशल मीनिंग आपको तभी लेना है अगर पार्टीज का इंटेंशन था, मतलब वर्ड्स का आपको नॉर्मल मीनिंग लेना है, लेकिन अगर मान लो इंडिया यूएस ने डीटीडब्ल्यू बनाया, उनका इंटेंशन था कि इस वर्ड का मीनिंग आप यही लो, स्पेशल मीनिंग लो, तो ही लेना है, तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब ये स्पेशल मीनिंग जो सप्लीमेंट्री मीनिंग है ये क्यों लिया जाता है तो इसमें बता रखा है, जब ट्रीटी को बनाते वक्त या ट्रीटी पे साइन करते वक्त उन दोनों देशों को लगता है कि ऑर्डिनरी मीनिंग जो है वो बकवास है, एम्बिगस है, बकवास है, तो फिर वो क्या करते हैं, तो वो डाल देते हैं स्पेशल मीनिंग। अगर किसी वर्ड का उनको लगता है कि ऑर्डिनरी मीनिंग नॉर्मल मीनिंग बकवास है तो फिर वो क्या कर देते हैं, स्पेशल मीनिंग डाल देते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री मीनिंग भी बोलते हैं। फिर आपको सप्लीमेंट्री मीनिंग लेना है। अगला बता रखा है अगर ट्रीटी 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज में बनी हुई है तो क्या करोगे। जैसे इंडिया यूएस की ट्रीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनी हुई है तो दोनों को बराबर वेटेज देना है। अगर 2 में बनी हुई है, दोनों में ऑथेंटिकेट हो रखे, दोनों को बराबर वेटेज देना है। अब मान लो इंडिया यूएस की ट्रीटी का तमिल वर्जन आ गया, तेलुगु वर्जन आ गया, तो उसको भी कंसीडर करोगे क्या? हाँ, अगर ट्रीटी में लिखा हुआ है कि फ्यूचर में इस ट्रीटी के ये वर्जन आएंगे तो फिर आप उसको कंसीडर कर लेना। आगे बता रखा है अगर मान लो हिंदी इंग्लिश में ट्रीटी बनी हुई है, एक वर्ड दे रखा है जिसका मीनिंग हिंदी में लगा रहा है, इंग्लिश में लगा रहा है, तो कौन सा मीनिंग लोगे उसका वर्ड का? तो जो मीनिंग ट्रीटी के ऑब्जेक्ट को मीट करेगा वो मीनिंग आपको लेना है, वो मीनिंग आपको लेना है। अगला, इंडिया यूएस की ट्रीटी बनी हुई है, कोई थर्ड स्टेट आ गया, मान लो पाकिस्तान आ गया, उसका फायदा उठाने कर सकता है कि नहीं? थर्ड स्टेट का उस ट्रीटी पे ना तो कोई राइट है ना कोई ऑब्लिगेशन, थर्ड स्टेट का उस ट्रीटी पे, उस 2 देशों की ट्रीटी पे ना कोई राइट है ना कोई ऑब्लिगेशन। अगला बता रखा है ट्रीटी कब तक वैलिड रहेगी, वो ट्रीटी में जितना लिखा हुआ है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना लिखा हुआ है टाइम उतना वैलिड रहेगी। आगे बता रखा है 2 देशों की ट्रीटी बनी हुई है और एक देश ने ट्रीटी का ब्रीच कर दिया, कोई भी ट्रीटी बनी हुई है दूसरे देश ने उसका वायलेशन कर दिया, तो दूसरे देश के पास क्या राइट आ जाएंगे?
वो ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है क्या, ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है या ट्रीटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। तो इसमें बता रखा है, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रीटी बनी हुई है, सीज फायर वाली ट्रीटी। तो भाई जो VCLT वाला एग्रीमेंट है ना, ये सभी ट्रीटी पे लगता है, खाली टैक्स ट्रीटी की बात नहीं करता, दुनिया में जितनी भी ट्रीटी है सीज फायर वाली ट्रीटी बनी हुई है कि दोनों देश एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाएंगे। अब पाकिस्तान आतंकी देश ने क्या किया, ये तो चलाता रहता है, ये तो सीज फायर का काफ़ी बार वायलेशन करता है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, ये तोड़ा गया, वो तोड़ा गया, ये चलता रहता है। तो अब इंडिया के पास क्या राइट है, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया के पास राइट है कि पाकिस्तान को घुस के पेल सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, पाकिस्तान को पेल सकता है, पूरा राइट है इंडिया के पास। तो इंडिया को पूरा राइट दे रखा है ये ट्रीटी को, जो बनी हुई है इन दोनों के बीच में, जो ट्रीटी सीज फायर की, अब इंडिया गोली नहीं चलाएगा या पाकिस्तान गोली नहीं चलाएगा, तो इंडिया उस ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है। एक तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, ये परमानेंटली फाड़ के फेंक दिया इंडिया, या तो परमानेंटली फाड़ के फेंक देगा, या कुछ टाइम इंडिया ने सोचा चलो 1 महीने इसको फाड़ के फेंकते हैं, 1 महीने सस्पेंड करते हैं और 1 महीने पाकिस्तान की अच्छे से इस पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, ऐसा भी कर सकता है, और फिर बाद में वापस कंटिन्यू कर लेंगे। तो इंडिया क्या करता है, सस्पेंड करता है। जैसे पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया और एक और अटैक किया था ना, तो इंडिया ने क्या किया, ट्रीटी को सस्पेंड किया और कुछ टाइम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बार तो नीचे से कर दी, एक बार ऊपर से कर दी। तो ये इंडिया करता है, ये राइट भी है इंडिया के पास। तभी तो इंडिया को किसी भी देश ने कुछ नहीं बोला कि इंडिया ने ऐसा कैसे किया, घुस के कैसे मान लिया, ये साफ लिखा हुआ है इस वियना कन्वेंशन लॉ ट्रीटी। पाकिस्तान कर रहा था, काफ़ी हल्ला मचा रहा था कि इंडिया ने इसका वायलेशन किया, वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया, ट्रीटी को ब्रीच कर दिया। ठीक किया, क्योंकि पहले किसने किया था, पाकिस्तान ने। तो दूसरे के पास राइट है कि दूसरा अपना बदला ले सकता है, उसको जो भी करना हो कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और बता रखी है, मान लो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी बनी हुई है, ऐसा ट्रीटी भी तो हो सकती है कि 3-4 देशों में बनी हुई हो, तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, ये ट्रीटी बनी हुई है। अब इसमें पाकिस्तान ने कुछ हरकत कर दी तो क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये पाकिस्तान को निकाल के फेंक दे, पाकिस्तान को ख़त्म कर दे इसमें से, या तो ये कर दे, या क्या करें, पूरी ट्रीटी को ख़त्म कर दे, पाकिस्तान ब्रीच कर दे तो पूरी ट्रीटी को टर्मिनेट कर दे, या पाकिस्तान को हटा दे और तीनों कंटिन्यू कर ले, या ऐसा करे पाकिस्तान ने जो काम किया उससे इंडिया अफेक्ट हुआ मान लो, तो पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाएं ट्रीटी से, वो अपना मामला निपट ले, पाकिस्तान इंडिया अलग होके, और श्रीलंका और नेपाल इसको कंटिन्यू कर ले, ये बोलता है ये पॉइंट। इस तरह से ट्रीटी का टर्मिनेशन सस्पेंशन होता है। अगला बता रखा है, मान लो 2 देशों में ट्रीटी बनी हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि अब ट्रीटी को यूज़ कर पाना इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो यूक्रेन और रशिया में ट्रीटी बनी हुई थी, अब दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया, तो जब तक युद्ध चलता है तब तक दोनों देशों की ट्रीटी क्या हो जाएंगी, जितनी भी ट्रीटी है सारी की सारी सस्पेंड हो जाएंगी। आगे बता रखा है, कोई सर्कमस्टांस में फंडामेंटल चेंज आ गया, जैसे मान लो एक ट्रीटी बनी थी, इंडिया जापान की मान लो ट्रीटी बनी थी, या इंडिया चाइना की ट्रीटी बनी थी, तो उसमें बना था पहले कि जब तक मनमोहन सिंह PM है या कांग्रेस की सरकार है तब तक ये ट्रीटी वैलिड रहेगी। फिर आ गई बीजेपी की सरकार, बताओ ऐसे केस में क्या होगा, सर्कमस्टांस बिल्कुल चेंज हो गए, तो ट्रीटी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट खत्म हो जाएगी। छोटे मोटे चेंज से नहीं होती, लेकिन फंडामेंटल चेंज हो जाता है, ये ट्रीटी में ऐसा कुछ साफ लिखा है तो ट्रीटी खत्म हो जाएगी। लास्ट बता रखा है, इंटरनेशनल लॉ में कुछ नए प्रोविजन आ जाते हैं फ्यूचर में, तो एग्जिस्टिंग सारी ट्रीटी खत्म हो जाएंगी, फिर सारी ट्रीटी नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनेगी। ये था वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी, जो अपन ने देख लिया, ज़्यादा इतना था नहीं स्पेशल इसमें। अब आते हैं अपन MFN क्लोज और टैक्स पेरिटी क्लोज इन टैक्स ट्रीटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज और टैक्स पेरिटी क्लोज इन टैक्स ट्रीटी। मैंने आपको बताया था टैक्स ट्रीटी में लास्ट में अपन लगाते हैं प्रोटोकॉल, कोई भी डाउट आता है प्रोटोकॉल में डाल देते हैं। इसी प्रोटोकॉल में एक चीज़ और डलती है, MFN क्लोज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज क्या है, ये मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इंडिया ने एक एग्रीमेंट बनाया कंट्री X के साथ, DDAA बनाया, इसमें डाल दी डिविडेंड की रेट, कि कोई भी डिविडेंड की इनकम होती है कंट्री X के लोगों को, वो टैक्सेबल होगी @ 15% इन इंडिया। इंडिया में किस रेट से टैक्सेबल होगी, 15% से टैक्सेबल होगी। ये DDAA इंडिया ने बनाया था। उसके बाद आफ्टर मान लो 1 ईयर मान लो, या कुछ टाइम बाद, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, इंडिया क्या हुआ, एक ट्रीटी बनाता है इंडिया कंट्री Y के साथ, और इसमें इन्होंने डाल दी डिविडेंड की रेट, कि डिविडेंड जो टैक्सेबल होगा डिविडेंड
कंट्री वाई के लोगों पे, वो टैक्सेबल होगा @10% इन इंडिया। अब कंट्री एक्स के लोग नाराज हो गए इंडिया से, बोलते कंट्री वाई भी हमारी पड़ोसी कंट्री है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई मान लो आसपास में, और इंडिया एक कंट्री वाई वालों को फ़ायदा देता है और हमको लूट रहा है, हमसे ज़्यादा ले रहा है टैक्स। कंट्री एक्स के लोग नाराज हो गए। तो कंट्री एक्स के लोगों को खुश करने के लिए, या दो देशों के जो नॉन रेजिडेंट है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई के नॉन रेजिडेंट, इनके बीच में भेदभाव खत्म करने के लिए इंडिया क्या कर देता है, MFN क्लोज डाल देता है ट्रीटी में। इससे क्या होता है, MFN क्लोज मतलब इंडिया क्या करता है, कंट्री एक्स और इंडिया का जो कंट्री एक्स का ट्रीटी बना हुआ है इसमें लगाता है प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल में डाल देगा MFN क्लोज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज या टैक्स पेरिटी क्लोज। ये क्लोज क्या करेगा, ये क्लोज क्या करेगा कि कंट्री एक्स में देखो DTW में टैक्स रेट क्या दे रखी थी 15%, कंट्री वाई के साथ इंडिया का DTW उसमें 10%। कंट्री वाई के लोगों से इंडिया डिविडेंड की इनकम पे कम टैक्स चार्ज कर रहा है। इंडिया क्या करेगा, ये बेनिफिट कंट्री एक्स के लोगों को भी दे देगा, 15 को क्या कर देगा इस MFN क्लोज डाल के 10% कर देगा। ये होता है MFN क्लोज। इंडिया ने जो दूसरी देश की हर ट्रीटी बनाई है उसमें जो फायदा दिया है वो पहली कंट्री को भी दे दिया, पहली कंट्री को भी दे दिया, पहले जिससे बनाई थी। ये होता है MFN क्लोज। तो ये होता है MFN क्लोज। अब MFN क्लोज के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन आ रखा है, CBDT ने बताया कि MFN क्लोज का जो बेनिफिट है कंट्री एक्स के लोगों को कब मिलेगा। इंडिया ने डाल तो दिया MFN क्लोज, लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा उसके लिए कुछ कंडीशन बताई। कंडीशन क्या बताई, इंडिया जो दूसरी ट्रीटी में एंटर हुआ ना कंट्री वाई के साथ, ये बाद में होना चाहिए। मतलब कंट्री एक्स के साथ जब ट्रीटी में एंटर था उसमें तो रेट थी 15% और दूसरे में कर दी 10%। मान लो उल्टा होता, कंट्री एक्स वाले में थी 10% और इंडिया एक साल बाद कंट्री वाई के हाथ हुआ इसमें 15 कर दिया। अब बताओ कंट्री वाई वाले क्या बोलते, कंट्री एक्स वाले MFN मांगेंगे क्या कि हमको भी बेनिफिट दो, उनकी तो पहले से कम थी। तो इंडिया क्या होना चाहिए, दूसरी कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट में एंटर हुआ जिसमें इंडिया ने रेट कम करी है वो बाद में होना चाहिए। पहली बात तो बाद में होना चाहिए, तभी तो आप पहले वाले को बेनिफिट दे पाओगे। पहली बात तो बाद में होना चाहिए। दूसरा, जो दूसरी ट्रीटी बनाई है इंडिया ने उसमें इंडिया ने टैक्स की रेट कम करी हो, बढ़ा देता तो मान लो 15 को ये 25 कर देता कंट्री वाई के लोगों पे, तो बताओ कंट्री एक्स वाले MFN मांगते क्या? कंट्री एक्स वाले ये तो थोड़ी बोलते कि इंडिया हमको लूट रहा है, उनको तो 15 ही चार्ज कर रहा है, वाई वालों के साथ 25 चार्ज कर रहा है। तो उसमें रेट कम होनी चाहिए। रेट क्या करनी चाहिए, इंडिया ने कम कर दी। तीसरा, इंडिया ने जो सेकंड ट्रीटी बनाई है जिस कंट्री के साथ, वो क्या होनी चाहिए, वो OECD की मेंबर होनी चाहिए, मतलब OECD वाली कंट्री होनी चाहिए, OECD ग्रुप की मेंबर होनी चाहिए, खाली OECD वाली मेंबर होनी चाहिए कंट्री वाई। और वो भी कब, जब इनकी ट्रीटी साइन हुई, जब DTW साइन हुआ उस दिन OECD की मेंबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले साल बन गई है OECD की मेंबर या 2 साल बाद बनती है OECD की मेंबर। उस दिन OECD की मेंबर होनी चाहिए, जिस दिन साइन हुई उस दिन वो होनी चाहिए OECD की मेंबर। बाद में कुछ हो उससे मतलब नहीं है, या पहले कुछ हो उससे मतलब नहीं है। जिस दिन साइन हुआ उस दिन कंट्री वाई क्या होनी चाहिए, OECD की मेंबर, OECD की मेंबर होनी चाहिए। और एक पॉइंट और दे रखा है, इंडिया फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन और निकाल दे। क्या नोटिफिकेशन निकाल दे कि कंट्री वाई में हमने जो टैक्स की रेट कम करी है डिविडेंड पे, ये बेनिफिट हम कंट्री एक्स को भी दे रहे हैं। कंट्री वाई के DTW में हमने जो टैक्स की रेट कम करी है 10%, ये बेनिफिट हम कंट्री एक्स के लोगों को भी दे रहे हैं। कंट्री एक्स के लोगों को भी हम दे रहे हैं, हम उसके प्रोटोकॉल में MFN क्लोज डाल रहे हैं। ये इंडिया को एक नोटिफिकेशन और निकालना पड़ेगा, तब जाके कंट्री एक्स के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये था MFN क्लोज का पॉइंट जो मैंने करवा दिया। इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवाया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया टैक्स ट्रीटी वाला। अब आ जाते हैं अपन ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। टैक्स कन्वेंशन को अपन क्या बोलते हैं, टैक्स ट्रीटी भी बोलते हैं और DTW भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर में क्या दे रखा है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन का ओवरव्यू दे रखा है। सबसे पहले तो देख रहे हैं मॉडल क्या है। मॉडल मतलब टैक्स ट्रीटी या DTW या टैक्स कन्वेंशन जो बनता है उसका एक फॉर्मेट। जैसे पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट होता है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट का, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही टैक्स कन्वेंशन भी फॉर्मेट होते हैं। 3 फॉर्मेट बता रखे हैं, OECD मॉडल बता रखा है, UN मॉडल और एक US मॉडल। और इनका भी आपके कोर्स में खाली ओवरव्यू दे रखा है। ऐसा नहीं कि इनके सारे आर्टिकल दे रखे हैं या सब कुछ दे रखा है, खाली ओवरव्यू दे रखा है। तो 3 मॉडल बता रखे हैं, एक OECD मॉडल, एक UN मॉडल, एक US मॉडल। मतलब जो भी टैक्स ट्रीटी बनती है दुनिया में इन्हीं मॉडल से बनती है, इनमें बता रखा है सब कुछ। तो OECD मॉडल कौन फॉलो करता है, अगर 2 कंट्री जो हैं जिनके बीच में DTW बन रहा है, दोनों की दोनों क्या है, डेवलप्ड है, दोनों की दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे US और UK हो गई, US और जर्मनी हो गई, US ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो ऐसे केस में क्या फॉलो होगा, OECD मॉडल। OECD मॉडल क्या करता है, रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। रेजिडेंट कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिलवाता है, सोर्स कंट्री को कम दिलवाता है। अगर इनकम डबल टैक्स हो रही है तो रेजिडेंट कंट्री को ज़्यादा टैक्स दिलवाता है। कौन, OECD मॉडल। इसमें 32 आर्टिकल है टोटल, 32 आर्टिकल। UN मॉडल,
अगर दो कंट्री जो है वो या तो दोनों की दोनों डेवलपिंग है, जैसे मान लो इंडिया और क्या बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, और एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को तो ले नहीं सकते, वो तो अंडर डेवलप्ड है, बांग्लादेश बर्बाद है, पाकिस्तान बर्बाद है। जैसे मान लो इंडिया है और नेपाल मान लेते हैं, दोनों दोनों डेवलपिंग है, दोनों डेवलपिंग है। या मान लो एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड है, इंडिया यूएस हो गया, इंडिया यूके हो गया, तो ऐसे कैसे क्या फॉलो होता है यूएन मॉडल। तो मतलब इंडिया के जितने भी डीटीडब्ल्यू बने हुए हैं यूएन मॉडल के बेस से बने हुए हैं, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, इंडिया डेवलपिंग है। और जो पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश हैं वो अंडर डेवलप्ड जो है, या आतंकी देश है, वो कुछ भी करे उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, उनके हाल वही रहेंगे। तो यूएन मॉडल क्या करता है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे फोकस करता है, सोर्स कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दिलवाता है। इसमें 31 आर्टिकल है। एक है यूएस मॉडल, ये यूएस ने खुद के लिए बना रखा है यूएस मॉडल। ये यूएस खुद को सबसे बड़ा समझता है, खुद को सबसे ताकतवर समझता है। तो ये क्या करता है, जो छोटे मोटे देश होते हैं, बर्बाद देश होते हैं, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इनके साथ कोई एग्रीमेंट बनाता है तो ये खुद की चलाता है, कोई भी टैक्स वगैरह का एग्रीमेंट बनाता है तो खुद की चला के खुद का मॉडल यूज़ करता है। इन बर्बाद कंट्री के साथ जब भी ये बैठता है तो खुद का मॉडल लगाता है यूएस मॉडल। ये आपके कोर्स में है भी नहीं, दो हैं ओईसीडी यूएन मॉडल, और इसका भी ओवरव्यू दे रखा है। अब ओईसीडी यूएन मॉडल में आर्टिकल्स दे रखे हैं, इसमें 32, इसमें 31। अब इनके जो आर्टिकल दे रखे हैं थोड़ा थोड़ा फर्क है, कुछ कुछ में, कुछ कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो साथ साथ अपन देखते जाएंगे। तो सबसे पहले सभी मॉडल जो बनते हैं, सबसे पहले इनमें होता है टाइटल। कोई भी डीटीडब्ल्यू बनेगा, आप देख लेना, उठा के गूगल सर्च करना है इंडिया यूएस का, कोई भी डीटीडब्ल्यू देख लेना, सबसे पहले टाइटल होता है। टाइटल में क्या होता है, कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूएस। स्टेट लिखते हैं वहाँ पे कंट्री नहीं लिखते, या ऐसा लिखते हैं कन्वेंशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन और इनकम एंड कैपिटल एंड प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये लाइन होती है। फिर प्रीएम्बल होता है कि दिस ट्रीटी इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर ट्रीटी शॉपिंग। ये प्रीएम्बल में लाइन होती है। प्रीएम्बल में कभी कभी एक लाइन और होती है, दिस ट्रीटी इज फॉर प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होते हैं आर्टिकल्स। अब इन आर्टिकल्स में सारी इनकम कवर होती है। पहले कुछ डेफिनेशन वगैरह होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, फिर इनकम आती है सारी, कैसे आते हैं पता चल जाएगा। टाइटल हो गया, प्रीमियम हो गया। आर्टिकल 1, आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि कौन कौन से पर्सन पे लगेगा डीटीडब्ल्यू। तो मान लो इंडिया यूएस का डीटीडब्ल्यू है, इंडिया यूएस का डीटीडब्ल्यू है, किन किन पे लगेगा, जो रेजिडेंट है, वन और बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या है, जिन दोनों देशों के बीच में डीटीडब्ल्यू बन रहा है उसे यहाँ क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो इंडिया यूएस क्या हो गए, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो डीटीडब्ल्यू किस पे लगेगा, या तो इंडिया का रेजिडेंट हो बंदा, या यूएस का रेजिडेंट, या दोनों का रेजिडेंट। दोनों का भी रेजिडेंट हो सकता है, हो सकता है। इंडिया में तो रेजिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, 182 डेज। मान लो यूएस में चाहिए 100 डेज, मान लो। तो एक बंदा इंडिया में रह गया 182 डेज, बाकी दिन वो यूएस में रहेगा, तो इंडिया का भी बन गया, यूएस का भी बन गया, तो उन्हीं पे लगेगा। बाकी किसी थर्ड कंट्री पे डीटीडब्ल्यू नहीं लगेगा। दूसरा, टैक्स कौन कौन से कवर होंगे, तो इनकम टैक्स कवर होगा, या तो कैपिटल गेन टैक्स या इनकम टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भी इनकम टैक्स ही होता है, तो उस पर लगता है कन्वेंशन। जीएसटी वगैरह पे, इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं लगता ये। इसमें एक चीज़ बता रखी है, मान लो बाद में इनकम टैक्स कोई चेंज आ जाता है या कोई सिमिलर टैक्स आ जाता है तो वो भी कवर हो जाएगा। हाँ, वो कवर हो जाएगा। तो इनकम टैक्स कवर होगा, पहली बात। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 4, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट पे लगेगा, इंडिया और यूएस का डीटीडब्ल्यू इंडिया और यूएस के लोगों पे लगेगा। तो रेजिडेंट कैसे निकालोगे, जो भी इंडिया का लो है इनकम टैक्स लो और यूएस का इनकम टैक्स लो, उसके अकॉर्डिंग आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लो, इंडिया और यूएस में निकाल लिया। अब मान लो एक जगह का रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो एक बंदा है दोनों जगह का रेजिडेंट बन गया, इंडिया का भी बन गया, यूएस का भी बन गया। क्योंकि यूएस में ऐसा लो था कि 100 डेज में आप रेजिडेंट बन जाओगे, और इंडिया में लो है 182 डे का। तो एक जना 200 डेज इंडिया में रहा और 165 डेज यूएस में रहा, दोनों जगह का रेजिडेंट बन गया। तो अब क्या करोगे, अब उसको दोनों का रेजिडेंट मानोगे क्या? तो देखो, दोनों का रेजिडेंट मान लो कि बर्बाद हो जाएगा बेचारा। इंडिया में भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, यूएस में भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, तो किसी एक का ही मानना पड़ेगा। एक का कैसे मानेंगे, उसको कहाँ का मानेंगे, ये बताता है टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बस। अभी जो चैप्टर देखे अपने, एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन चल रहा है अपना, पीईपीएस देखा, और एक टैक्स ट्रीटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए, अगर क्वेश्चन ज़्यादा किससे आते हैं तो टैक्स ट्रीटी वाले चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, बीईपीएस वाले से सेकंड नंबर पे, और सबसे कम आते हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाई ब्रेकर रूल। तो एक जगह का रेजिडेंट कैसे मानेंगे, जैसे मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। एक राहुल गांधी है अपना राहुल गांधी। ये राहुल गांधी हर साल 2 कंट्री का रेजिडेंट बनता है। कैसे बनता है, इंडिया का तो रेजिडेंट बन ही जाता है ये, क्योंकि जब चुनाव होते हैं या कुछ भी होता है तो इंडिया में आ जाता है टाइम पास करने। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए ये अपनी नानी के घर चला जाता है। नानी के घर कहाँ, इटली में। मान लो ये इंडिया में रहता है 200 डेज और इटली में 165। इटली का लोग बोलता है 120 डेज में आप रेजिडेंट बन जाओगे, तो इटली में बन गए, इंडिया में बन गए। तो राहुल गांधी दोनों जगह का रेजिडेंट है, तो इस गरीब को आप मारोगे क्या, दोनों जगह का रेजिडेंट नहीं बनाना, इसको एक का ही बनाएंगे। एक का कैसे बनाएंगे, टाई ब्रेकर रूल लगाएंगे। तो राहुल गांधी के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि राहुल गांधी का दोनों देशों में, क्योंकि दोनों का रेजिडेंट है तो कहाँ उसका परमानेंट होगा, उसके पास घर कहाँ है।
इंडिया में घर है या इटली में घर है। अगर इंडिया में घर है तो इंडिया का रेजिडेंट, इटली में घर है तो इटली का रेजिडेंट। लेकिन मान लो राहुल गांधी के तो दोनों जगह घर है। इंडिया में इसके क्या बोलते हैं माँ का बहन का घर है, इसका खुद का ही घर है, और इटली में भी घर है इसका नानी का घर, इटली में भी घर है, दोनों जगह घर है। तो ऐसे केस में कार हो गए। ऐसे केस में अपन देखेंगे राहुल गांधी के पर्सनल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन कौन से देश से ज़्यादा क्लोज है, कौन से देश से राहुल गांधी के पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन ज़्यादा क्लोज है, कौन सी कंट्री से राहुल गांधी के पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन कौन सी कंट्री से ज़्यादा क्लोज है। मतलब राहुल गांधी का बिजनेस कहाँ है ये देखेंगे। तो राहुल गांधी का मान लो इंडिया में बिजनेस है और इटली में बिजनेस है, और एक पर्सनल रिलेशन देखेंगे कि पर्सनल कहाँ क्लोज है। अगर इंडिया में क्लोज है तो इंडिया में मान लेंगे, इटली में है तो इटली में मान लेंगे। तो पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन अगर इंडिया में क्लोज है तो इंडिया का रेजिडेंट, और इटली में है तो इटली का रेजिडेंट। जैसे राहुल गांधी के मान लो इकोनॉमिक रिलेशन तो दोनों जगह क्लोज है, दोनों जगह बिजनेस है, और पर्सनल रिलेशन जो है वो भी दोनों जगह है राहुल गांधी की। तो यहाँ राहुल गांधी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी की माँ रहती है, बहन रहती है, बहनों ही रहता है, उनसे भी राहुल गांधी भयंकर प्यार करता है, और इटली में नानी रहती है उसकी, उससे भी भयंकर प्यार करता है, उससे भी भयंकर प्यार करता है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों जगह रिलेशन क्लोज है और दोनों जगह बिजनेस भी है। तो ऐसे केस में आगे बता रखा है, अपन देखेंगे राहुल गांधी कौन सी कंट्री से ज़्यादा लगाव रखता है या किस कंट्री में ज़्यादा आता जाता रहता है। इंडिया में आता तो इंडिया का मान लेंगे, इटली में जाता तो इटली में मान लेंगे। और एक चीज़ और थी, अगर मान लो दोनों जगह घर ही ना हो, दोनों जगह घर होगा तो अपन ने देख लिया पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन, लेकिन दोनों जगह घर ही नहीं है राहुल गांधी के पास, ना इंडिया में ना इटली में, तो भी क्या चेक करेंगे, ये हैबिचुअल अबोर्ड। फिर डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, हैबिचुअल अबोर्ड, कि कौन सी कंट्री में आता जाता है। तो पहले तो देखेंगे परमानेंट होम है या नहीं है, जहाँ है वहाँ का रेजिडेंट, दोनों जगह है तो कहाँ उसकी फैमिली रहती है, कहाँ उसके रिश्ते क्लोज ज़्यादा हैं वो देखेंगे। दोनों जगह क्लोज है या दोनों जगह घर है ही नहीं, तो कौन सी कंट्री में वो ज़्यादा आता जाता रहता है, किस कंट्री से ज़्यादा प्यार करता है वहाँ का रेजिडेंट। लेकिन मान लो दोनों कंट्री से बराबर प्यार करता है, दोनों में बराबर आता जाता रहता है, तो देखेंगे वो कहाँ का नेशनल है, कौन सी कंट्री का सिटीजन है। लेकिन मान लो राहुल गांधी ने इंडिया की सिटीजनशिप भी ले रखी है और इटली की भी ले रखी है, तो ऐसा भी हो गया। या मान लो राहुल गांधी के पास ना इंडिया की सिटीजनशिप है ना इटली की है, उसके बाद तो सिटीजनशिप पाकिस्तान की है। तो ऐसे केस में कंपिटेंट अथॉरिटी बैठेंगे। अब डिपार्टमेंट वाले, दोनों कंट्री के डिपार्टमेंट वाले थक हार के बैठेंगे और डिस्प्यूट हो गया अब तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बना के उसके डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। मिल बैठ के वो बात करके देखेंगे इसको कहाँ का माने, इस बंदे को कहाँ का माने, इंडिया का माने या इटली का माने। ये होता है टाई ब्रेकर। ये जनरली इंडिविजुअल के केस में काम आता है। जनरली केस में आता है इंडिविजुअल के केस में, ये लगता है इंडिविजुअल के केस में, क्योंकि इंडिविजुअली होते हैं जो आते जाते रहते कहीं ना कहीं। लेकिन मान लो कोई और पर्सन के साथ ऐसा केस हो गया तो कंपनी के साथ हो सकता है केस ऐसा, क्योंकि कंपनी में देखो पोएम का कंसेप्ट लगता है। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी का पोएम अगर इंडिया में तो इंडिया की रेजिडेंट हो गई। मान लो एक सैम लिमिटेड है, यूएस की कंपनी है, सैम लिमिटेड का पोएम इंडिया में हो गया तो वो इंडिया की भी रेजिडेंट हो गई, और सैम लिमिटेड यूएस की भी रेजिडेंट है क्योंकि वहाँ बनी है वो कंपनी, वहाँ फॉर्म हुई है। तो ऐसे केस में सीधा कंपिटेंट अथॉरिटी बैठेंगी और मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे कहाँ का रेजिडेंट है। ऐसे केस में डायरेक्ट, ऐसे केस में नहीं लगेगा, खाली इंडिविजुअल के केस में लगता है इतना बड़ा। ये था आर्टिकल 4 रेजिडेंट जो कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 5 है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का, पीई के बारे में बताता है कि पीई का मतलब क्या है। तो पीई का मतलब बता रखा है बिजनेस करने का ऐसा फिक्स प्लेस जहाँ से बिजनेस को होली या पार्टली कैरी किया जा सके। पीई में क्या आ जाते हैं, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट वगैरह वगैरह, ये सब पीई में आ जाते हैं। इनके थ्रू अगर आप सेल करते हो तो बनता है पी, सेल करते हो, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करते हो, ये सब करते हो ना, स्टॉक मेंटेन करते हो तो बनता है पी। अगर आप प्रिपरेटरी वगैरह करते हो तो नहीं बनता, भी आपको पता पड़ेगा। ये इतना तो अपने पीई के बारे में पढ़ रखा था। अब पीई में आगे बता रखा है, इसमें और चीज़ बता रखी है। पीई में अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका कोई ब्रांच वगैरह ऑफिस नहीं है, मान लो एक सैम लिमिटेड इंडिया में कोई बिल्डिंग साइट पे काम कर रही है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कोई इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो भी पीई बन जाएगा। कैसे बनेगा, ओईसीडी मॉडल तो बोलता है अगर 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए काम कर रही है, 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए काम कर रही है तो पीई बन जाएगा। यूएन बोलता है 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड में पीई बन जाएगा। यूएन 6 मंथ से क्यों करता है, यूएन जल्दी पीई बना देता है। जल्दी क्यों बनाता है, पीई बन गया तो इनकम सोर्स कंट्री में टैक्सेबल हो जाएगी। यूएन चाहता है सोर्स कंट्री में इनकम टैक्सेबल हो, ओईसीडी चाहता है रेजिडेंट में टैक्सेबल हो। तो इसमें 12 मंथ्स का पीरियड दे रखा है, इसमें 6 मंथ्स का। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, फालतू पॉइंट है, कुछ काम का नहीं। अगला पॉइंट है यूएन मॉडल एक चीज और करता है, यूएन मॉडल एक सर्विस पी और बना देता है। मान लो एक एंटिटी है, यूएस की एंटिटी है जो कंसल्टेंसी सर्विस देती है। अब उसका इंडिया में कोई ऑफिस ब्रांच कुछ नहीं है, उसने एम्प्लॉइज भेजे अपने इंडिया में कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए, और उस एम्प्लॉइज का स्टे कितना हो गया पूरे साल में, 183 डेज से ज़्यादा हो गया। पूरे साल में 183 डेज से ज़्यादा हो गया उस एम्प्लॉइज का स्टे, तो सर्विस फी बन जाएगा। और सर्विस फी बन गया तो बेचारे की सोर्स कंट्री में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ये बोलता है यूएन। 183 डेज से ज़्यादा का अगर स्टे हो जाता है सामने वाली एंटिटी का, सर्विस फी बन जाएगा।
ये कुछ नहीं है, ब्रांच ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी पी बन जाएगा। अगला बता रखा है यूएन मॉडल। यूएन मॉडल में एक इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक एडिशनल आर्टिकल दे रखा है, 5 क्लोज 6 5 वाला आर्टिकल दे रखा है। इसी में एक पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है एक पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी का, जो ओईसीडी में नहीं है, जो ओईसीडी में नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि ओईसीडी और यूएन में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, एक 12 मंथ 6 मंथ्स वाला, एक इंश्योरेंस वाला पॉइंट और एक सर्विस पी वाला, क्योंकि सर्विस पी वाला पॉइंट खाली यूएन मॉडल में, खाली यूएन मॉडल। तो ये थियरी क्वेश्चन आएगा, कभी आप सोचो प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आएगा इसमें, कभी आप सोचो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिमाग लगा के करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, ये सब आपके काम का नहीं है, खाली थियरिटिकल है काम का। आगे आ रखा है पी में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो देखो आप पी खोलते हो, ब्रांच ऑफिस फैक्ट्री वर्कशॉप खोलते हो, अगर परचेज करने के लिए खोलते हो या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए खोलते हो या प्रिपरेटिव और एक्सिक्यूटिव नेचर की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए खोलते हो, जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए खोल लिया आपने, प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खोला। आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी प्रिपरेटरी होता है, हाँ एडवर्टाइजमेंट से आपको इनकम नहीं होती, आप सोचोगे एडवर्टाइजमेंट से भी इनकम हो जाएगी, आपने एडवर्टाइजमेंट किया मान लो पी खोल के, तो उससे इनकम थोड़ी होगी, जब आप सेल करोगे इनकम तो तब होगी। अब आप बोलोगे एडवर्टाइजमेंट से प्रमोशन तो होगा, हाँ प्रमोशन होगा, लेकिन मान लो आपने 2 साल बाद सेल किया तब बना देंगे पी, अभी तो खाली आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो आप परचेज के लिए ऑफिस खोलते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑफिस खोलते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हो या ट्रेनिंग वगैरह के लिए खोलते हो, प्रिपरेटरी नेचर की एक्टिविटीज़ के लिए ऑफिस वगैरह खोलते हो, तो उसे पी ही नहीं मानते, उसे पी ही नहीं मानते। अब इसमें बोल रखा है अगर आप ऐसे ऑफिस काफ़ी सारे खोल रखे हैं तो सबको जोड़ के देखो, क्योंकि एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल लगा दो। कौन बोलता है था, बीईपीएस का एक्शन प्लान 7 कि एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल लगा के चेक करो कि क्या पता पी बन जाए, वो सभी को जोड़ दें, सभी एक्टिविटी को जोड़ दें। तो आगे बता रखा है इंडिपेंडेंट एजेंट पी नहीं होता, इंडिपेंडेंट एजेंट बिजनेस कनेक्शन में नहीं होता, डिपेंडेंट एजेंट पी बन जाता है, डिपेंडेंट एजेंट बिजनेस कनेक्शन भी बन जाता है। मैंने बताया था बिजनेस कनेक्शन और पी लगभग सेम है, बस बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा वास्ट है। क्यों वास्ट है, बिजनेस कनेक्शन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का, जो इंडिया ने डाला कि कोई पर्सन किसी इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू भी बिजनेस कर रहा है एक लिमिट से ज़्यादा, या डायरेक्ट भी बिजनेस कर रहा है एक लिमिट से ज़्यादा, तो उसका भी बन जाएगा बिजनेस कनेक्शन। वो नहीं आता पीई में कभी भी, वो नहीं है, बस बाकी सब कुछ पीई में। इसके अलावा वेबसाइट पीई नहीं होती, लेकिन सर्वर पीई होता है, ये तो अपन ने पढ़ाई था अभी। इसके अलावा कोई सब्सिडरी कंपनी, मान लो किसी, जैसे एक कंपनी है नेस्ले यूएस लिमिटेड, उसकी इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वो पीई मानेंगे, वो पीई नहीं मानते, वो सेपरेट कंपनी हो गई, वो सेपरेट, उसकी इनकम तो पूरी की पूरी इंडिया में टैक्सेबल वैसे ही हो जाएगी, तो सेपरेट कंपनी है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड का तो रेजिडेंट क्या होगी, कहाँ की रेजिडेंट होगी, इंडिया की होगी, तो वैसे ही सेपरेट होगी, तो वो सेपरेट मानी जाती है, वो पी नहीं होती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पी खोल के बिजनेस करते हैं, कुछ सेपरेट कंपनी बना के भी बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो टेस्ला है यूएस की कंपनी, इलोन मस्क की मान लो, इसको इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स का बिजनेस करना है, तो या तो ये इंडिया में पी खोलेगा टेस्ला लिमिटेड, या तो इंडिया में अपना ऑफिस वगैरह खोलेगी, अपनी फैक्ट्री खोल लेगी, तो वो तो बन गया पी, फैक्ट्री खोल ली और फैक्ट्री से बिजनेस करना स्टार्ट करा। लेकिन मान लो टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला इंडिया लिमिटेड खोल दी, इंडिया में सेपरेट कंपनी खोल दी, तो ये पी नहीं होता, ये तो सेपरेट एंटिटी होगी। टेस्ला इंडिया लिमिटेड तो इंडिया में वैसे ही टैक्सेबल होगी, इसकी इनकम तो पूरी की पूरी इंडिया के रेजिडेंट होगी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ यूएस में बैठे बैठे एक्सपोर्ट भी करते हैं। टेस्ला मान लो यूएस में बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रही है, ऐसा भी कर सकती है। एक्सपोर्ट करती है तो इंडिया वाले खरीदेंगे तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ जाती है, फिर भारी पड़ जाता है, तो एक्सपोर्ट वाला केस कम हो जाता है, फिर इसलिए लोग पी खोल के करते हैं बिजनेस, या तो ये करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी बना के। अब कौन सा करे, कौन सा बेनिफिशियल है, वो सब अपना कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें इतना टैक्स बनेगा, इसमें इतना टैक्स बनेगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, वो सब अपना कैलकुलेशन खुद करते हैं और उस अकॉर्डिंग खोलते हैं कि क्या क्या खोलें, एंटिटी खोलें या पी खोलें या कुछ ना खोलें, ये सब अपना अपना कैलकुलेशन अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं सब कंपनीज। अब आते हैं हमारे बिजनेस प्रॉफिट, आर्टिकल 7 बात करें, अब इनकम की बात होगी। अभी तो डेफिनेशन वगैरह चल रही थी, पी वगैरह क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, अब आ गई इनकम। आर्टिकल 7 बिजनेस इनकम की बात करता है। बिजनेस इनकम अगर किसी पर्सन को होती है, इंडिया यूएस का डिटेबल बना हुआ है, इंडिया के पर्सन को यूएस के पर्सन को कहाँ टैक्सेबल होगी, वो खाली रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी। इंडिया वालों की इंडिया में टैक्सेबल होगी, यूएस वालों की यूएस में टैक्सेबल होगी, बात खत्म। लेकिन वो इनकम सोर्स कंट्री में भी टैक्सेबल हो जाएगी, अगर सोर्स कंट्री में क्या है, पी है, ये लाइन आ गई, ये अपन पढ़ चुके अच्छे से। सैम लिमिटेड को इंडिया से बिजनेस इनकम हो रही है, तो पहले तो बोल दिया वो यूएस में तो टैक्सेबल होगी। देखो रेजिडेंट कंट्री तो हमेशा टैक्स लेगी ग्लोबल इनकम में, लेकिन ये बोलता है सोर्स कंट्री में भी टैक्सेबल हो जाएगी अगर सोर्स कंट्री में पी है सैम का। तो सैम का अगर सोर्स कंट्री में पी है तो सोर्स कंट्री मतलब सैम लिमिटेड की इनकम क्या बोलते हैं इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी। अब होगा, आप बोलो डबल टैक्सेशन हो गया, यूएस में तो टैक्सेबल है रेजिडेंट के चक्कर में, और सोर्स में भी टैक्सेबल हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जहाँ भी डबल टैक्सेशन होगा लास्ट में अपन को रिलीफ मिल जाएगी, या तो एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड। बताओ रिलीफ कौन देता है, रिलीफ हमेशा रेजिडेंट कंट्री देती है। तो कुल मिला के सारी इतना ही इनकम पे टैक्स एक ही लगेगा, और
लेती कौन है? रेजिडेंट कंट्री ले लेती है। लेकिन इनका जहाँ भी डबल टैक्सेशन होती है एग्रीमेंट के चक्कर में, तो एग्रीमेंट में लिखा रहता है, ये मॉडल फॉलो करते हैं हम और रूल बने हुए हैं, जहाँ भी इनकम डबल टैक्स हुई तो क्या होगा? रेजिडेंट इनकम को एग्जिम्ट कर देती है या रेजिडेंट क्रेडिट दे देती है। तो वैसे तो टैक्स रेजिडेंट ही लेती है, लेकिन इनकम अगर डबल टैक्सेशन हो रही है तो फिर रेजिडेंट छूट दे देती है। कौन सी कंट्री छूट देती है? रेजिडेंट। सोर्स नहीं देती, रेजिडेंट छूट देती है। अब यूएन मॉडल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल है, क्योंकि यूएन मॉडल चाहता है सोर्स कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे, तो इन्होंने बना दिया यूएन मॉडल वालों ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। ये रूल काम का है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। मान लो सैम लिमिटेड ने इंडिया में पीई बना दिया, अपना ऑफिस बना दिया, ऑफिस के थ्रू सेल करता है, तो पीई की इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी सोर्स कंट्री में, ठीक है। अब मान लो सैम लिमिटेड क्या करता है, हेड ऑफिस डायरेक्ट इंडिया में सेल कर रहा है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, पीई बना दिया लेकिन डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी पीई का प्रॉफिट मानेंगे, उसको भी पीई की सेल मान के पीई का प्रॉफिट मानेंगे, उसको भी पीई का प्रॉफिट मान के पीई की सेल मान लेंगे, पीई की सेल और पीई का प्रॉफिट मान लेंगे, और वो भी टैक्सेबल हो जाएगा सोर्स स्टेट। अगर आपने एक बार इंडिया में ऑफिस खोल लिया, उसके थ्रू सेल कर रहे हो, और कुछ सेल आप डायरेक्ट कर रहे हो, कुछ सेल डायरेक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट वाली सेल भी पीई की सेल मानी जाएगी, पीई की सेल मानी जाएगी। ये बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। अगला आर्टिकल, अब कचरा आर्टिकल आ गया इंटरेस्ट इनकम का। इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या होता है? कोई भी डेट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे करंट हो, चाहे नॉन करंट हो, उस डेट पे अगर आपको इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट की इनकम। या बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह पे अगर आपको इनकम होती है, बॉन्ड्स डिबेंचर सिक्योरिटीज पे, वो भी क्या मानी जाएगी? इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट की इनकम रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट कंट्री टैक्स ले लेगी। सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल कर सकते हैं। ओईसीडी बोलता है सोर्स स्टेट 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकता। मिस्टर सैम को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, रेजिडेंट स्टेट यूएस में टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया टैक्स लगाना चाहता है, ओईसीडी बोलता है 10 लगा सकता है, लेकिन इंडिया तो फॉलो करता है यूएन बोलता है वो मिल बैठ के डिसाइड कर लें कितनी रेट लगानी, उतनी रेट वो एग्रीमेंट में लिख दें। तो अब आप बोलोगे दोनों जगह टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट में तो टैक्सेबल होगी और सोर्स में भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में रेजिडेंट कंट्री रिलीफ दे देगी, बात खत्म। अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है तो रेजिडेंट कंट्री फिर रिलीफ दे देती है। अगला आर्टिकल 12 रॉयल्टी एफटीएस का होता है। रॉयल्टी मतलब इंटेंजिबल एसेट के यूज़ के लिए कोई भी पेमेंट किया जाता है वो होता है रॉयल्टी, जैसे पेटेंट के यूज़ के लिए, कॉपीराइट वगैरह, सीक्रेट फार्मूला वगैरह, ये सब क्या होती है? रॉयल्टी। फिल्म्स के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो भी क्या है? रॉयल्टी। इसमें एक चीज़ और दे रखी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट के यूज़ के लिए पेमेंट किया जाता है, ये रॉयल्टी होता है। ये है यूएन मॉडल की डेफिनेशन। ओईसीडी मॉडल बोलता है फिल्म्स और ये पॉइंट ना इक्विपमेंट वाला यूज़ ये कवर नहीं करता रॉयल्टी में, ये बोलता है ये रॉयल्टी नहीं होता, ये तो नॉर्मल रेंट है। फिल्म्स का यूज़ और इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है इसे ये रॉयल्टी नहीं मानता। कौन? ओईसीडी मॉडल, ठीक है। अब एफटीएस की डेफिनेशन यूएन मॉडल में दे रखी है। एफटीएस मतलब पता रखा है, मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, यही होती है डेफिनेशन, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफटीएस की डेफिनेशन। तो रॉयल्टी एफटीएस इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? वही रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट में तो टैक्सेबल होगी। अब रॉयल्टी एफटीएस इनकम सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है। किस रेट से? जो रेट्स दोनों कंट्री मिल बैठ के डिसाइड करेंगे उस रेट से वो सोर्स में भी टैक्सेबल कर सकती हैं। पर ये बात किसमें दे रखी है? खाली यूएन मॉडल में। मतलब ओईसीडी मॉडल में तो रॉयल्टी एफटीएस की इनकम हमेशा खाली रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी, लेकिन सोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग चाहो तो रेजिडेंट क्या बोलते हैं, सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल कर सकते हैं, खाली किसके अकॉर्डिंग? यूएन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला पॉइंट खाली यूएन मॉडल में। यूएन मॉडल क्या करता है? सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे फोकस करता है, क्योंकि अगर इसने सोर्स पे टैक्सेबल करवा दी तो बात ही खत्म हो गई, कि सोर्स वाला टैक्स ले लेगा, रेजिडेंट वाला बाद में रिलीफ देता रहेगा, ये करता है। ये था रॉयल्टी एफटीएस की इनकम का आर्टिकल। अगला आर्टिकल 12B, ये खाली यूएन मॉडल का आर्टिकल है, ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विस का। अगर कोई इनकम हो रही है किससे? ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विस, मतलब इंटरनेट पे कोई सर्विस दे रहे हो आप, ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हो आप, ऑनलाइन गेमिंग करवा रहे हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो, ऑनलाइन यूजर डाटा की सप्लाई कर रहे हो, डिजिटल कंटेंट की सर्विस दे रहे हो, सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हो, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, मतलब ऑनलाइन सर्विस कवर हो जाएंगी। तो ऑनलाइन सर्विस कहाँ टैक्सेबल होगी? इन पागल यूएन वालों ने अलग से मॉडल बना दिया, यूएन मॉडल वालों ने अलग से पॉइंट बना दिया इसका कि रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल कर सकते हो चाहो तो, ऐसे वो लिखता है इसमें, मतलब सोर्स में भी करने की इच्छा है इसकी, ये सोर्स में कर दो। जबकि ओईसीडी मॉडल में ये पॉइंट नॉर्मल मान के इसको रेजिडेंट स्टेट में टैक्सेबल कर देते हैं, लेकिन ये बोलता है करना चाहो तो मे बी टैक्स इन रेजिडेंट स्टेट, ये ऐसा बोलता है। ये था 12B, फालतू आर्टिकल था, कुछ काम नहीं था। आर्टिकल 13 बिल्कुल कचरा आर्टिकल, काट देना चाहे तो। कैपिटल गेन को कहीं भी टैक्सेबल कर सकते हैं, ये बोलता है कैपिटल गेन को कहीं भी टैक्सेबल कर दो। तो ऐसे जो आर्टिकल है जहाँ क्लियर नहीं बता रखा, मे बी कर रखा है, वहाँ दोनों कंट्री मिल बैठ के देखती है कि कहाँ टैक्सेबल करें, कहाँ डालें इसको टैक्स। तो कैपिटल गेन को खाली इंडिया में टैक्सेबल कर दें या खाली यूएस में कर दें, तो सिंगल टैक्सेशन हुआ अपने आप ही, मतलब अपने आप ही बात ही खत्म हो गई, रिलीफ देने की बात ही खत्म हो गई, वो एग्रीमेंट में लिख देती है। ये था आर्टिकल 13 फालतू आर्टिकल। आर्टिकल 14 ये भी फालतू आर्टिकल है, ये खाली यूएन मॉडल में। ये भी इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, मतलब प्रोफेशनल सर्विस, कोई बंदा प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो कहाँ टैक्सेबल होगी? रेजिडेंट्स स्टेट में।
अब प्रोफेशनल सर्विस वाला जो आर्टिकल है ना, वैसे तो बिजनेस में कवर्ड हो गया OECD मॉडल में, तो बिजनेस वाले में बिजनेस और प्रोफेशनल को एक ही माना जाए, बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGB भी बोलते हैं अपन भी। पर यूएन वालों की चुल मची हुई थी तो इन्होंने अलग से बना दिया आर्टिकल 14। ये बोलता है रेजिडेंट स्टेटमेंट टैक्सेबल होगा, फिर आगे बोलता है सोर्स स्टेटमेंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सोर्स स्टेटमेंट क्या है, पी है। ये दोनों चीज़ें क्या है, पी की है। ये दोनों चीज़ें क्या है, पी। तो ऑलरेडी पी है, एक तो पी बोल दिया और एक वो 183 डेज वाला जो बनाया था ना इससे सर्विस पी, वो डाल दिया पॉइंट। जो सर्विस पी बना दिया तो ये भी क्या है, पी तो है। तो ये आर्टिकल कचरा है बिल्कुल ही। अगला अदर इनकम और कोई हो रही है, मान लो कोई और कोई इनकम हो रही है, लॉटरी वगैरह की इनकम, तो वो खाली रेजिडेंट स्टेटमेंट टैक्सेबल होगी, खाली रेजिडेंट स्टेटमेंट टैक्सेबल होगी। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मत कर देना। आर्टिकल इतने सारे आर्टिकल पढ़ लिए तो आप सोचो कि एक बंदा है, रॉयल्टी की इनकम हो रही है तो उसको खाली यूएस में टैक्सेबल कर देते हैं सैम को, ऐसा मत कर देना। इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करना। ये तो इस मॉडल के बेस पे वो बनता है DTW। और DTW में ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल हों, मान लो इंडिया US का DTW बना हुआ है तो सारे आर्टिकल लिखे हुए होंगे, क्या पता कुछ इनकम कवर हो, लिमिटेड भी बन सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव भी बन सकता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल कुछ काम के नहीं है। कभी आप सोचो प्रैक्टिकल काम के, प्रैक्टिकल को दिमाग से उड़ा देना, खाली थियोरेटिकल काम का। थियोरेटिकल में भी इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम का है टाई ब्रेकर रूल एक तो, और दूसरा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। इन दो चीज़ें ज़्यादा काम की। अब मान लो डबल टैक्सेशन हो जाता है, डबल टैक्सेशन हो जाता है, कैसे हो गया मैंने बताया था ऊपर, बिजनेस इनकम रेजिडेंट स्टेटमेंट टैक्सेबल होगी, लेकिन पी है सोर्स स्टेटमेंट तो सोर्स में भी टैक्सेबल होगी, डबल टैक्सेशन हो गया। इंटरेस्ट इनकम रेजिडेंट स्टेटमेंट टैक्स ले लिया और DTW में लिखा हुआ है कि सोर्स स्टेट भी 10% टैक्स लेगा, तो सोर्स में भी टैक्सेबल हो गया, घबराने की बात नहीं है। अब रेजिडेंट कंट्री रिलीफ दे देगी, अब रेजिडेंट कंट्री रिलीफ देगी या तो एग्जेम्पशन मेथड से या टैक्स रेट मेथड से। एग्जेम्पशन मेथड बकवास मेथड है, इसमें रेजिडेंट कंट्री अपनी देश में उस इनकम को पूरा एग्जेम्प्ट कर देती है, बिल्कुल कचरा, कोई फॉलो नहीं करता है। टैक्स रेट मेथड सब फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रेजिडेंट कंट्री रिलीफ देती है क्रेडिट देके। कैसे देती है, जितना टैक्स उस इनकम पे, उस डब्ल्यू टैक्स इनकम में इंडिया में बन रहा है और जितना फॉरेन में बन रहा है, कंपेयर करती है। टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन, टैक्स इन कंट्री और टैक्स इन कंट्री भी, विच एवर इज लोअर, ऐसे करती है। टैक्स इन ओन कंट्री और टैक्स इन फॉरेन, विच एवर इज लोअर। ये होता है टैक्स रेट मेथड जो फॉलो होता है, इसको अपन ने अच्छे से कर लिया था। अगला आर्टिकल 25 म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, MEP। MEP क्या होता है, मान लो DTW बना हुआ है, अब किसी आर्टिकल पे, किसी इनकम पे टैक्स पेयर को डिस्प्यूट आ गया, दिक्कत आ रही है उसको समझने में, तो वो चला जाएगा डिपार्टमेंट वालों के पास और डिपार्टमेंट वाले उसके डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे। कैसे, MEP बना के। MEP क्या करता है, डिस्प्यूट खत्म करता है। DTW में जो भी आर्टिकल दे रखे हैं, उस आर्टिकल में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो MEP खत्म करता है, और MEP को फिर लास्ट में अपन चिपका देते हैं। किसमें, MEP बनाता है कौन, डिपार्टमेंट वाले मिलकर बनाते हैं दोनों कंट्री के, और उसको चिपका देते हैं DTW में। अब MEP में डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व होता है, देखो डिस्प्यूट आएगा किसको, टैक्स पेयर को, तो टैक्स पेयर को अप्रोच करना पड़ेगा, टैक्स पेयर को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, तो OECD मॉडल बोलता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास जा सकता है। इंडिया US का DTW बना हुआ है तो टैक्स पेयर इंडिया के पास भी जा सकता है, इंडिया वाले डिपार्टमेंट के पास भी, और US वाले के पास भी जा सकता है। UN बोलता है रेजिडेंट स्टेट के पास जाना पड़ेगा। टैक्स पेयर को दिक्कत आई तो टैक्स पेयर मान लो रोहित है तो इंडिया वालों के पास जाएगा, सैम है तो US वालों के पास जाएगा। और दूसरा UN मॉडल में एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस और बता रखा है कि डिस्प्यूट को अपन आर्बिट्रेशन प्रोसेस से रिजोल्व कर देंगे, इसके लिए भी बोल सकता है टैक्स पेयर, ये बता रखा है MEP में। ज़्यादा काम का नहीं था ये भी। अब आर्टिकल 26 एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी काम का है वैसे देखा जाए तो, पूछा जा सकता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्या बोलता है, देखो DTW में एक तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए तो बनता है ये DTW, जो अपन ने देख लिया ऊपर। अब DTW में और चीज़ें भी कवर होती है, रिकवरी, टैक्स की रिकवरी में भी हेल्प करता है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है, अपने पढ़ा था। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्लोज हो डलता है DTW में, आर्टिकल 26। क्यों डाला जाता है, जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर सैम, वो इंडिया में इनकम कमा के चला गया। अब इंडिया के जो डिपार्टमेंट वाले उनको असेसमेंट करना है मिस्टर सैम का, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिस्टर सैम की इन्फॉर्मेशन चाहिए US से, तो इंडिया वाले इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे। टैक्स केस को कंप्लीट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए ये आर्टिकल डाल दिया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन आराम से ले सकें। अगर आर्टिकल बना, क्या बोलते हैं, DTW बना हुआ है और उसमें आर्टिकल डाला हुआ है तो फिर इन्फॉर्मेशन आराम से एक्सचेंज हो जाएगी, इस कारण ये आर्टिकल डाला जाता है। तो आर्टिकल 26 बोलता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है, क्या मैनर है, ये सब बताता है। तो इसमें आर्टिकल 26 का महत्व बना रखा है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है। अगर ये आर्टिकल डला हुआ है तो दोनों देश में आपस में क्या होगा, अफेक्टिव होगा इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, कोई एक दूसरे से मना नहीं कर पाएगा, जो इन्फॉर्मेशन मांगी देनी ही पड़ेगी। दूसरा, इससे टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा सकेगा। मान लो सैम इंडिया में इनकम कमा के पार हो गया, अब उसको पकड़ना है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे और रिकवरी में हेल्प भी ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल फ्लाइट पकड़ लेते हैं। कैपिटल फ्लाइट मतलब एक बंदा था अमन, इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में मस्त पैसे कमाए, अच्छे से इनकम कमा ली और पूरा पैसा हवाला करके दुबई चला गया। पूरी कैपिटल उसने दुबई शिफ्ट कर दी, जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, मान लो या कम रेट से लगता है, वहाँ चला गया, वहाँ पार हो गया।
अब इंडिया दुबई का डिटेल बना हुआ है, ये पॉइंट डला हुआ है, मान लो इंडिया वाले सब अमन की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और सारा टैक्स वसूल लेंगे उससे। तो कैपिटल फ्लाइट जो लोग करते हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़ छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं अपनी कैपिटल, उनको पकड़ने में भी हेल्प हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट दे रखा है फालतू पॉइंट कि अगर एक्सचेंज वाला एग्रीमेंट में ये पॉइंट डला हुआ है आर्टिकल 26, दोनों देश आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, मना करेंगे क्या? मना नहीं कर सकते, लेकिन एक केस में मना कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने मान लो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी, इंडिया से मान लो यूएस वालों ने कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी अमन की, और इंडिया को लगता है कि यूएस वाले इस इन्फॉर्मेशन को कहीं और शेयर कर देंगे, चाइना वगैरह को शेयर कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो फिर इंडिया वाले उसको शेयर नहीं करेंगे, फिर शेयर नहीं करेंगे। ये था आर्टिकल 26 एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, एक एनेक्जर देखने वाले हैं। वैसे इस एनेक्जर को अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं इस एनेक्जर को। मान लो किसी बंदा है रोहित, उसको मान लो फॉरेन से इनकम हो रही है, यूएस से इनकम हो रही है, सैलरी वगैरह की, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की। अब यूएस से इनकम है तो डॉलर में हो सकती है उसको इनकम, ऐसा थोड़ी कि रुपीस में होगी, डॉलर में होगी। अब इंडिया में तो टैक्स देना उसको, इंडिया में टैक्स बताओ किस में देगा? रिटर्न भरेगा, उसमें इनकम किस में भरेगा? रुपीस में भरेगा, टैक्स भी रुपीस में देगा। तो डॉलर की इनकम को रुपीस में कन्वर्ट कैसे करें वो बताता है रूल 115 कि फॉरेन करेंसी में अगर इनकम हो रही है तो उसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें, ये बताता है। कैसे करना कन्वर्ट? एसबीआई की रेट लेनी है अपन को, एसबीआई, ध्यान देना, एसबीआई, आरबीआई की नहीं लेनी, एसबीआई, और वो भी क्या? टीटीबीआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। कब की लेनी है ये बात है। देखो अगर एक ही रेट दे रखी है $1 = ₹80 तो वो लेके कन्वर्ट कर दो, लेकिन आपको मल्टीपल रेट दे रखी है, 31 मार्च की दे रखी है, 15 फेब की दे रखी है, 1 मार्च की दे रखी है, 1 अप्रैल की दे रखी है, कौन सी रेट लोगे? तो इसमें यह बता रखा है, अलग अलग इनकम के लिए अलग रेट बता रखी है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, शिपिंग बिजनेस, कैपिटल गेन। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान देना खाली इंटरेस्ट किसकी बात हो रही है? बॉन्ड्स डिवेंचर के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इनकी बात नहीं हो रही, खाली सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट की। डिविडेंड की इनकम, एक शिपिंग बिजनेस, खाली ध्यान देना शिपिंग बिजनेस की बात हो रही है, और एक कैपिटल गेन। इन इनकम के लिए क्या है? जिस मंथ की ये इनकम है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट ली। मान लो सैलरी मार्च की है, 28 फेब की डेट से कन्वर्ट होगी। फरवरी की सैलरी 31 जनवरी की डेट से कन्वर्ट होगी। जनवरी की सैलरी 31 दिसंबर की डेट से कन्वर्ट होगी। ऐसे ही कैपिटल गेन हुआ। मार्च में कैपिटल गेन हुआ, 28 फरवरी की डेट लगेगी, फरवरी का 31 जनवरी। ऐसे डिविडेंड है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है इन लोगों, इन चीज़ों के लिए। तो इसके अलावा और कोई इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, शिपिंग बिजनेस को छोड़ के बाकी पीजीबीपी की इनकम, और इसके अलावा एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सारी इनकम। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का लास्ट डे मतलब 31 मार्च की डेट, 31 मार्च की डेट से कन्वर्ट करना है। 31 करंट ईयर जो भी है उसका 31 मार्च, इनके लिए 31 मार्च की रेट लेनी है। और बाकी सबके लिए जिस मंथ की इनकम है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट। ये था रूल 115। एक रूल और दे रखा है आपका इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 128 फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, जो रिलीफ निकालते हैं ना अपन, इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर, या तो या टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवर इज लोअर। ऑलरेडी डबल टैक्स रिलीफ में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे रखा है। मान लो आपने फॉरेन में टैक्स पे किया है, यूएस में टैक्स पे कर दिया आपने, या यूएस में आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था, यूएस में डॉलर में। अब आप इंडिया में रिलीफ निकालते हो तो टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन करते हो अमाउंट। इंडिया में टैक्स आप रुपीस में दे रहे हो और यूएस में डॉलर में दे रहे हो। कंपेयर कैसे करोगे दोनों को लोअर लेने के लिए? तो फॉरेन के टैक्स को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें, टैक्स को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें? तो इन पागल लोगों ने ये पॉइंट कहाँ डाल दिया, रूल 128, जबकि ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए था? 115 में डाल सकते थे अलग से पॉइंट बना के, पर इन्होंने गलती से कहाँ डाल दिया 128। तो फॉरेन के टैक्स को इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें? तो जिस मंथ में आपने टैक्स पे किया है या जिस मंथ में आपका टैक्स कटा है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट से, वो भी क्या लेनी है, वही टीटीबीआर ऑफ एसबीआई, जिस मंथ का टैक्स है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट, उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट, ये लेके आपको कन्वर्ट करना है। ये था आपका रूल 128 में कन्वर्जन वाला पॉइंट। और ये अपने थियोरेटिकल चैप्टर कंप्लीट हो गए, जिनमें से 6 मार्क्स का गारंटी से एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन आता है, और इसमें आप पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आप ठीक से करो तो। जनरली ये क्वेश्चन या तो क्वेश्चन 6 में आता है या क्वेश्चन 5 में आता है पेपर में, तो इसको अच्छे से देख लेना, ये 6 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। और कुछ जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको इसमें बता भी दी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।